मानव आवाज आ रही क्या, बताना जरा। आलू फिलेट्स किसे कहते हैं बताओ। मिलेगा नहीं उसमें, नहीं मिलेगा। बताओ। आलूफ एलीट्स। ओके। सौरभ। हाँ हाँ, सब कुछ। लास्ट मतलब जब सेकेंड एंग्लो बर्मा वॉर हुआ तो सबसे लास्ट में अनेक्स की जाने वाली टेरिटरी कुर्ग थी। ठीक है। उससे पहले वो सारी चीजें किसके पास थी? बर्मा के पास थी। हाँ। तनीषा, यू आर सेइंग समथिंग। बताओ। आलूफ आलूफ एलीट्स। ठीक है, तो आलूफ एलीट्स कौन खुद को बोलता था? ठीक है। कौन वालिस? ठीक है, तो बात कर रहे थे आलूफ एलीट्स की। कॉर्नवालिस का ये मानना था कि वी आर सुपीरियर्स। ठीक है, हम सुपीरियर हैं। तो उसने क्या किया कि जो इंडियंस थे, मैंने बोला कि एवरी थ्री फोर्थ, थ्री फोर्थ था कितना था? वन थर्ड। वन थर्ड, ओके। तो एवरी वन थर्ड गवर्नर जनरल या ईआईसी ऑफिशियल, उनकी वाइफ जो होती थी वो इंडियंस होती थी। उसने बोला कि नस्ल खराब कर रहे हो आप हमारी, वी आर द आलूफ एलीट्स, हम अलग हैं, हमें अपने साथ मत जोड़ो। ठीक है, तो उसने बोला कि नो इंटरमिंगलिंग, साथ में शादी नहीं होगी, तो आप यूरोपियन वाइफ रखो, बस वहीं तक रहो। क्यों? क्योंकि ही वॉज, व्हाट वाज हिज आइडियोलॉजी? किस आइडियोलॉजी को फॉलो करता था? अरे किस आइडियोलॉजी को फॉलो करता था कॉर्नवालिस? ओरिएंटलिस्ट था, अथॉरिटेरियन था, है ना? ठीक है। इस तरह की जो बात करेगा वी आर सुपीरियर, ऑब्वियसली वो अथॉरिटी की बात करेगा, अथॉरिटेरियन, कि वी आर द अथॉरिटी, वी आर द हाईएस्ट, वी आर द सुप्रीम। लास्ट हमने यूटिलिटेरियनिज्म पढ़ा था। यूटिलिटेरियनिज्म। ठीक है। व्हाट इंडिया नीड्स अ स्कूल मास्टर। यूटिलिटेरियन वो कहता है कि भाई, यूटिलिटेरियन कौन होगा? मैंने बोला था कि ब्यूरोक्रेट्स, सिंपल, जो आप बनने जा रहे हो, यू गाइज आर यूटिलिटेरियन। कोई चीज़ गड़बड़ है उसको लॉ से ठीक करो, किसी लॉ में अमेंडमेंट कर दो, कोई नए लॉज ला दो। बेसिकली वो रूल्स रेगुलेशंस की बात करते हैं यूटिलिटेरियंस, है ना? तो उसने बोला कि इंडिया, व्हाट इंडिया नीड्स इज अ स्कूल मास्टर, है ना? एंड उसने बोला एंशियंट इंडिया इज अ, इसलिए वो खराब है। जेम्स मिल। यहाँ तक ठीक था, स्कूल मास्टर वास्टर की बात कर रहे थे, तुमको क्या पता एंशियंट इंडिया का कि कैसा था कैसा नहीं था? अनलेस यू आर अ टर्टल। क्यों? अनलेस यू आर 400 ईयर्स ओल्ड, 4 साढ़े 4 साल पुराने हो, तो बात करो कि भाई हाँ एंशियंट इंडिया देखा मैंने, पुराना टाइम देखा है, 14th 15th सेंचुरी 13th सेंचुरी। हालांकि एंशियंट इंडिया मतलब और पहले, है ना? वही है। चलो जरा देखते हैं कि व्हाट वाज द लैंड रेवेन्यू मॉडल ऑफ ब्रिटिशर्स। कौन सी? हाँ वो मतलब जब हम 1857 डिस्कस करेंगे उसके बाद आएगा वो, ठीक है, करेंगे उसको। क्योंकि वहां तक हम पहुंचे कैसे ये देखना होगा ना, कि क्यों कंपनी को हटाया गया, क्यों जो है क्राउन सीधा अपने आप का रूल एस्टेब्लिश कर रहा है, एक क्वेश्चन भी करेंगे। खैर, इसमें देखो कुछ मेन चीजें हैं। पहला है फार्मिंग सिस्टम। 1772। ठीक है। अगर मतलब ऐसे याद रखने के लिए करना हो आपको, तो वाइट वॉज ब्रॉड बिकॉज ऑफ ग्रेट बंगाल फेमिन 1770 में।
सूखा पड़ा बंगाल में, जिसकी वजह से ये सिस्टम लाया गया। ठीक है, मतलब ऐसे पॉइंट्स अगर याद करने के लिए, बाकी एक एक करके हम समझेंगे, बट ठीक है, अगर पॉइंट्स आप याद करना चाहो तो इट वॉज ब्रॉड बिकॉज ऑफ ग्रेट बंगाल फेमीन। और उसके बाद देन कम्स परमानेंट सेटलमेंट। सेवनटीन 93। ठीक है, सो फार्मिंग सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट, देन कम्स रेवतवाड़ी, रेवतवाड़ी सिस्टम, एंड देन कम्स महालवाड़ी। ठीक है, ये कुछ उनके रेवेन्यू सिस्टम्स हैं। इसका 1801 है रेवतवाड़ी का, और महालवाड़ी इज 1822। 1801 1822। अच्छा, हिंदी में इसको रैयतवाड़ी बोलते हैं, तो अगर लिखना चाहो तो लिख लो आप, इसको इस तरह से भी आप बोल सकते हो, रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी सिस्टम। चार तरह के लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स। ठीक है, ये मेजर है, एक एक करके समझते हैं। परमानेंट सेटलमेंट सिर्फ बीओबी में था, बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, इट वाज ओनली इन बीओबी, व्हिच इज दिव्या, व्हाट इज बीओबी है, बताओ। अरे स्टेट के नाम बताओ, सोच के बताओ कौन कौन से होंगे बीओबी। ठीक है, बंगाल, उड़ीसा एंड बिहार। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट सिर्फ इन तीन जगहों पर, या ऐसे बोलो कि नॉर्थ ऑफ मद्रास एंड देन बंगाल, उड़ीसा, बिहार। क्या हो रहा है, बंगाल, उड़ीसा एंड बिहार, एंड इट इज ऑल्सो बंगाल सूबा, कुछ भी बोलो इसको आप, डिपेंड्स। ठीक है, दिस रेवतवाड़ी सिस्टम, हालांकि जो ये लाएगा, द नेम वाज थॉमस मुनरो, ओरिएंटलिस्ट। ठीक है, बट इट वाज अ बी ग्रेड स्कैम। बी ग्रेड स्कैम समझते हो आप? एक होता ए ग्रेड स्कैम, एक होता बी ग्रेड स्कैम। व्हाट इज द डिफरेंस? फॉर एग्जांपल, असम, बॉम्बे, हाँ, चालाकी से कर रहा है तो दैट इज ठीक, और ऐसा मद्रास, ये कहाँ कहाँ पे था? असम, बॉम्बे, मद्रास, कुर्ग, दीज प्लेसेस जहाँ पे ये, एंड ठीक है, सिंध वाज आल्सो देयर, तो इन जगहों पर रैयतवाड़ी। एंड देन लास्ट इज सी, ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंस था। ठीक है, COP कर लो, एक शॉर्ट फॉर्म, CUP। CUP क्या क्या था, एक मतलब लिख लो अब ऐसे, आप एक था सेंट्रल प्रोविंस, देन यूनाइटेड प्रोविंस। CUP इज द शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म लिखो इसका आप। C इज सेंट्रल प्रोविंस, जो बीच वाला रीजन है। ठीक है, U इज यूनाइटेड प्रोविंस। ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंस का मतलब था नॉर्थ वेस्ट वाला जो पूरा प्रोविंस था, और अवध एक साथ। ठीक है ना, यूनाइटेड प्रोविंस में ये चीज आ गई। एंड P स्टैंड्स फॉर पंजाब। तो ठीक है, ऐसे लिख दे रहा हूँ, CP मतलब सेंट्रल प्रोविंस, कनाट प्लेस मत समझ लेना, प्लस यूपी। अब यूपी से ये आपको याद रहे कि इसमें अवध इज ऑल्सो देयर, है ना, यूनाइटेड प्रोविंस। क्या हो गया भाई, अनएबल टू सिक्योर, जूम में कोई दिक्कत है? यूनाइटेड प्रोविंस, इसमें अवध प्लस जो है, जो नॉर्थ वाला प्रोविंस है वो, एंड देन P स्टैंड्स फॉर पंजाब। इन जगहों पर लाया गया था इस सिस्टम, विच इज महालवाड़ी सिस्टम। सेंट्रल प्रोविंस, यूपी मतलब यूनाइटेड प्रोविंस, विच इज नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस प्लस अवध। ठीक है, ठीक है, तो ये कुछ जगहें हैं जहाँ जहाँ पे ये चीज़ें लाई गई थी। अब एक एक करके देखते हैं, जरा फार्मिंग सिस्टम से शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन?
इसमें कुछ है ही नहीं, अभी तक तो बात ही नहीं की हमने। अच्छा, बी ग्रेड स्कैम। बी ग्रेड स्कैम वो होता है, देखो एक तो होता है स्कैम जहाँ पे सीधा आपको बोलेगा कि ओटीपी दे दो इतना पैसा आ जाएगा, ठीक। एक तो ये वाला स्कैम होता है, एक होता है बी ग्रेड स्कैम जिसमें क्या करेंगे आपको, मतलब पहले ट्रेनिंग वेनिंग देंगे कि भाई तुमको हम नौकरी लगवा देंगे, मतलब तुम्हारे भला करना चाह रहे हैं हम, भलाई के नाम पे तुम्हारे को मतलब ट्रेनिंग दिया, ये वो किया, 1 महीना तुमसे काम करवाएगी कंपनी, जिस दिन सैलरी आनी होगी उस दिन कंपनी भाग जाएगी। दैट इज कॉल्ड बी ग्रेड स्कैम, कि आपकी भलाई के नाम पे जो स्कैम किया गया। एक तो हो गया कि डायरेक्टली स्कैम हो गया, फिर आपको पता चला अरे स्कैम हो गया। एक है कि आपका कट रहा है बहुत लंबे समय तक, आप समझ नहीं पा रहे हो, दैट इज कॉल्ड बी ग्रेड स्कैम। कि आपको बाहर से तो इतने अच्छे लगेगा कि भाई अरे ये चीज हमने कर ली, मतलब ये अभी रिसेंट वो कंट्रोवर्सी चल रही थी ना संदीप माहेश्वरी और उसकी विवेक बिंद्रा की। बिंद्रा इज व्हाट, 50,000 का कोर्स लो तुमको 50 लाख महीना कमा दूंगा। बी ग्रेड स्कैम। सुनने में अच्छा लगता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना, नहीं तो कोई कोई यूपीएससी की तैयारी करता। भाई जितनी आप फी दे रहे हो उतने में कोर्स खरीद लो, 3-4 लाख रुपए महीने का कमा रहे हो अच्छी खासी बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के, उससे बेहतर क्या होगा, है ना। मुझे ओके, सो देर इज अ प्लान बी, एक्चुअली हमारा रजिस्टर्ड लॉयर बता ही रखा मैंने। तो अब मैं एआईसी का भी हो गया, मैं मतलब सॉरी एआईबी में भी हो गया मेरा, ठीक है। बिल्कुल, क्यों बोलते हैं वही हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, तो स्टार्टिंग विद द फार्मिंग सिस्टम। अच्छा बात मैंने पूछा था एक चीज कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फार्मर एंड द पिजेंट एट दैट टाइम, व्हाट इज द डिफरेंस ड्यूरिंग द मुगल्स। फार्मर क्रॉपिंग के लिए, प्रॉफिट के लिए, अच्छा। तो देखो मेन बात यही थी उस टाइम पे, फार्मर्स कौन होते थे, फार्मर्स आर बेसिकली दे आर आल्सो नोन एज रेवेन्यू फार्मर्स, जो सिर्फ उनको क्या चाहिए, प्रॉफिट, नथिंग टू डू विद द खेती, खुद भी काम नहीं करेंगे जनरली। जैसे आज का अगर एग्जांपल ले तो कॉन्ट्रैक्ट पे आप जमीन ले लो, 10-15 बीघे जमीन आपने कॉन्ट्रैक्ट पे ले ली, उसमें कोई ऐसी कैश वाली क्रॉप की, कैश क्रॉप समझते हो ना, कि तुरंत जिसे कैश मिल जाए, वो कैश क्रॉप्स की, उसके बाद लौटा दिया जमीन, काम खत्म। दे आर ऑल्सो नोन एज रेवेन्यू फार्मर्स। तो पुराने टाइम में जब भी फार्मर बोलेंगे तो वो रेवेन्यू फार्मर होगा, पीजेंट बोलेंगे तो वो लोग होंगे जो या तो खुदकश या पाहिकस्त। हाँ काश। ठीक है, अच्छा, फार्मिंग सिस्टम। 1772, गवर्नर जनरल कौन होगा, वॉरेन हेस्टिंग्स, भाई वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। अब देखो, इट इज एग्जैक्टली लाइक इजारादारी सिस्टम एज यू सेड, ठीक है ना, इट इज लाइक इजारादारी। इजारादारी सिस्टम जो लोग भूल गए हैं, इजारादारी सिस्टम इज नथिंग बट, मैंने यू आर अ लैंड रेवेन्यू पेयर, अगर एक सर्टेन डेट तक आप लैंड रेवेन्यू पे नहीं करते हो तो क्या होगा, योर लैंड विल बी ऑक्शनड, ठीक है। अगर यू आर नॉट पेइंग द लैंड रेवेन्यू, योर लैंड विल बी ऑक्शनड। जो उसको खरीदेगा वो ये इंश्योर करेगा कि वो लैंड रेवेन्यू पे करे विद इन 2 डेज, एक दिन, आधा घंटा, 2 घंटा, जो भी टाइम दूंगा उसको। और अगर वो पे नहीं करता देन री ऑक्शन, तो ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता था, इजारादारी लेड टू व्हाट, ऑपरेशन ऑफ पीजेंट्स, यही तो, कि भाई जो लैंड को खरीदेगा, अगर इफ यू आर पेइंग अ सर्टेन अमाउंट, तो आप उस लैंड से मैक्सिमम निकालना भी चाहोगे, अपना नुकसान थोड़ी कराओगे कि भाई। और जनरली ये कौन से लोग होंगे, अच्छा देखो इजारादारी में भी क्या होता है, जनरली रिलेटिव्स वगैरह भी होते थे, कई बार मैंने बोला था, है ना, कि अपने रिलेटिव को बिकवा दो, हाँ क्यों नहीं, अपने लोगों को बैठाओ ऑक्शन में, जो मेरे रिच रिलेटिव्स हैं उनको बैठाओ, ये लो भाई खरीदो जमीन, बाद में मिल करके। तो होता क्या था, इजारादारी सिस्टम एक तरह से इंटरमीडियरीज को हटाने का काम तो करता था, लेकिन एक और इंटरमीडियरी क्रिएट करने का भी काम करता था, आगे ये चीज देखेंगे, ठीक है, ओके। तो इसमें होता क्या था, चलो अगर कोई भूल गया हो तो लिख लो आप, राइट टू लैंड रेवेन्यू कलेक्शन वाज ऑक्शन्ड।
तो जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट था वो ऑक्शन हो रहा है, क्योंकि क्यों सौरभ, वाई, क्यों मैंने बोला कि ये लाइन क्यों बोली है, शौर्य बताओ जरा। मैंने क्यों बोला कि नहीं नहीं, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मैं ये क्यों नहीं कह रहा हूँ कि भाई जो लैंड की अथॉरिटी वो ऑक्शन हो गई। फिर से सुनो मेरा क्वेश्चन, वाई एम सिंग, मैं ये क्यों नहीं बोला कि जो लैंड की अथॉरिटी थी वो एक बंदे से दूसरे बंदे पे ट्रांसफर हो गई, वाई एम नॉट सेइंग दैट, वाई एम सेइंग कि लैंड रेवेन्यू कलेक्शन की जो अथॉरिटी थी वो ट्रांसफर हो गई, क्योंकि जमींदार आर नॉट लैंड ओनर्स। ये क्लियर है ना। अनलेस 1793 the land legally does not belong to the peasants, neither the zamindars, it belongs to the king, ठीक है ना। आफ्टर 1793 लीगली इट विल बिलोंग टू द जमींदार, परमानेंट सेटलमेंट जो अभी बात करेंगे, ये समझा ना। तो सिर्फ लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट ऑप्शन हो रहा है, मतलब वो जमीन अभी भी राजा की है, ना तो उस लैंड को आप बेच सकते हो, ना तो उसको लीज पे दे सकते हो, ना ही उसको मॉर्टगेज कर सकते हो। इज इट क्लियर। 1793 तक कभी भी आप किसी भी बुक में पढ़ोगे ये आपको कहीं नहीं मिलेगा कि दैट लैंड वाज लीज्ड टू समवन, मोर्टगेज्ड टू समवन और सोल्ड टू समवन, ये कभी नहीं होगा। बदले जाएंगे सिर्फ क्या है, ऑक्यूपेंसी राइट्स है कि भाई हाँ ठीक है खेती वेती करवा लो, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर लो, दैट्स द ओनली राइट यू आर हैविंग। द लैंड बिलोंग्स टू द एम्परर टिल 1793 until द परमानेंट सेटलमेंट कम्स, ठीक है ना। ठीक है, अच्छा, ऑक्शनड, ऑक्शनड टू हाईएस्ट बिडर, जो भूल गए हो यहाँ लिख लेना कि भाई अगर वो बिडर पे नहीं कर पाता है विद इन द गिवन टाइम तो अगेन इट विल बी री ऑक्शनड, देयर विल बी अनदर दिस इजारादारी सिस्टम और देयर विल बी द लैंड विल बी री ऑक्शन, ठीक है। अच्छा, और जो हाईएस्ट बिडर होगा ही विल बी कॉल्ड एज रेवेन्यू फार्मर। हाँ सेम थिंग। अरे थोड़ा अंग्रेजी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अब ब्रिटिश आ गए हैं, इजारादार तो मुगल्स बोलते थे, ये उनको रेवेन्यू फार्मर्स बोलते हैं, ठीक है, रेवेन्यू फार्मर्स। और आरएफ जो भी लिख लो आप। तो हु इज रेवेन्यू फार्मर नाउ, ही इज द रेवेन्यू कलेक्टर। यहाँ पे जब रेवेन्यू फार्मर यूज होगा ही इज जस्ट द रेवेन्यू कलेक्टर, ठीक है, नथिंग टू डू विद द खेती, बिकॉज फार्मर इज देयर डजंट मीन कि ही इज डूइंग खेती, जस्ट ही इज कलेक्टिंग द टैक्सेस, ठीक है। ओके, अब देखो ये रेवेन्यू फार्मर जो कलेक्ट क्या कहते हैं, ठीक है, जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करेगा इसका सुपरविजन कौन करेगा, विल बी सुपरवाइज्ड बाय, सुपरवाइज्ड बाय, हाँ, हु विल सुपरवाइज दिस लैंड रेवेन्यू फार्मर या फिर रेवेन्यू फार्मर, हम्म, यूरोपियन डीसी, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा जो आप लोग बनना चाहते हो, ठीक है, एक यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा जिसके सुपरविजन में ये रेवेन्यू फार्मर्स जितने भी होंगे, जितने भी इजारादार होंगे, दिल बी अंडर अ यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ऑब्वियसली ईआईसी ऑफिशियल। इसीलिए देखो मैंने क्या लिखा, यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोला ना, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता तो हो सकता है इंडियन भी उस पोस्ट पे बैठा हो, लेकिन जनरली यहाँ पे कौन होंगे, गोरे होंगे, है ना। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो वाई इट वॉज बॉट, कोई रीजन रहा होगा वाई इट वॉज बॉट, पहले ही हमने बात की थी, बिकॉज ऑफ द ग्रेट फेमिन, द ग्रेट बंगाल फेमिन, ग्रेट बंगाल फेमिन 1770। ग्रेट बंगाल फेमिनिज की कह सकते हो, जागीरदारी क्राइसिस का भी सीन था और बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। जनरली होता क्या था कि पेजेंट्स वेर ऑप्रेस्ड, फिर सूखा भी पड़ गया, फसल हुई नहीं, फसल नहीं हुई तो रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, और 5 मिलियन इंडियंस डाइड इन दिस थिंग, ठीक है, 5 मिलियन। इसी की वजह से रेगुलेटिंग एक्ट 1773 भी आएगा, क्योंकि अब ब्रिटिश क्राउन को लगने लगेगा कि हमारी इमेज को क्या कर रहे हैं, बेकार कर रहे हैं भाई, ईआईसी इज रिप्रेजेंटिंग ब्रिटेन, उसी को तो रिप्रेजेंट करिए, और 5 मिलियन लोग मर जाए किसी देश के, आपकी रेपुटेशन डाउन जाएगी, है ना। खैर, तो ग्रेट बंगाल फेमिन 1770, इसकी वजह से क्या हुआ, द लैंड रेवेन्यू वॉज
लिटरली नील, अराउंड नील, है ना। लैंड रेवेन्यू में शॉर्टफॉल आएगा भाई जब सूखा पड़ गया, फसल ही नहीं हो रही है। मेन आपका सोर्स क्या है? क्रॉप्स, फसल बेच रहे हो किसानों से ही तो मेन सोर्स है। किसानों के पास ही पैसा नहीं तो क्या होगा? देयर इज नो लैंड रेवेन्यू। तो शॉर्टफॉल इन द लैंड रेवेन्यू, जिसकी रेमेडी थी ये फार्मिंग सिस्टम, कि अगर लैंड रेवेन्यू नहीं दे सकते तो तुम्हारी लैंड क्या कर देंगे? ऑक्शन कर देंगे, है ना। खैर, अच्छा इसके लिख लो आप यहाँ पे, मतलब ऐसे इन ब्रैकेट लिख लेना। लैंड रेवेन्यू में शॉर्टफॉल है, उसकी वजह से देयर इज अ फेमीन, लोग मर रहे हैं। स्टिल देयर वाज अ 10% हाइक बाई EIC इन टैक्स। लोग मर रहे हैं जिनके पास देने के लिए पैसा नहीं है। हाँ, मतलब जैसे वही मैं कह रहा हूं कि नहीं उगा सकता, वही तो बात है। लेकिन देर आर पर्सन ना, कि चलो मेरे पास एक बार जमीन आ गई, मान लो इस साल फसल नहीं हुई, मैं किस लालच में जमीन खरीदूंगा? सोच के देखो आप। जैसे मान लो कि लैंड रेवेन्यू वॉज 100 रुपीज, कोई एक किसान था जो 100 रुपये नहीं दे पाया, मेरे पास 100 रुपये बचत के पड़े हुए हैं। मुझे पता है कि अगर मैंने इस साल 100 रुपये दे दिए, नेक्स्ट साल तक ये जमीन मेरे पास ही रहेगी, अगली साल मुझे फिर 100 रुपये देने होंगे। क्यों 100 रुपये? क्योंकि देर इज अ पट्टा। भाई ये प्री डिसाइडेड है ना कितना टैक्स मैं पे करूंगा, पट्टाज आर देयर। तो अब मुझे 100 ही देने, लेकिन मुझे पता है कि ये जमीन इतनी कैपेबल है कि इससे मैं 1000 रुपये बना सकता हूँ। 900 रुपये का लालच है मेरे मन में, तो मैं क्यों खरीद रहा हूँ उसको? ताकि मैं उससे एक्स्ट्रा 900 कमा सकूँ एक साल बाद। भाई इस साल सूखा पड़ा, अगली साल तो बारिश होगी, उसके अगली साल तो बारिश होगी, अगली साल तो होगी, 2000 में तो होगी। ठीक है, खैर। तो मुझे पता है कि इस जमीन से कितना आउटकम लिया जा सकता है ना। तो इसके लिए मैं खरीद रहा हूं। अदरवाइज बात सही है आपकी, उस टाइम पे नहीं, ये इट इज अ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट लाइक म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, देखो बात यह है कि रेवेन्यू में शॉर्टफॉल आ गया है क्योंकि फसल नहीं हो रही, तो पैसा नहीं जा रहा ब्रिटिशर्स को। उन्होंने स्टिल क्या किया? 10% और रेवेन्यू बढ़ा दिया, टैक्स बढ़ा दिया, कि 100 रुपए देते थे 110 रुपए दो। देर इज फेमिन, लोग मर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि 100 की जगह 110 दो, हमें कुछ नहीं पता, बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन दिस लैंड रेवेन्यू। ठीक, ओके। अच्छा, अब एक चीज सोच के देखो, जैसे लैंड रेवेन्यू में ऑलरेडी शॉर्टफॉल है, जैसे इंडिया का बोले, मान लो बेरोजगारी एकदम चरम पे है, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, सरकार क्या बोले कि भाई एक काम करो, अगर तुम 1000 रुपये महीने का कमाते हो उस पर भी टैक्स दो। ठीक, अब 1000 रुपये में या तो अब घर चला लो या तो टैक्स पे कर लो, दो ही, एक ही काम हो सकता है। तो अगर यहाँ पे कोई 10% लैंड रेवेन्यू बढ़ा दे रहे हैं ब्रिटिशर्स, इसका आउटकम क्या होगा? या तो मैं पैसे देकर मर जाऊंगा या बिना दिए मर जाऊंगा। तो कौन सा ऑप्शन में ज्यादा, मतलब मुझे बेहतर लगेगा? बिना दिए मर जाऊं, ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन है ना। तो इट विल लीड टू टैक्स इवेजन, यही तो होगा, कर चोरी होगी। भाई जहां मैं 100 नहीं पे कर पा रहा था, मैं 110 पे कर पाऊंगा क्या? नहीं कर पाऊंगा। नहीं कर पाऊंगा तो मैं बोलूंगा कि चलो, मरना तो दोनों तरीके से है, खा पी के मरूं, जितना पैसा देना था वो भी खा जाऊं, मर जाऊं, उसके बाद मारो। ये चांसेस है कि आई विल सर्वाइव, हो सकता है लड़ वड़ के बच भी जाऊं, है ना। तो इट विल लीड टू टैक्स इवेजन। So it was a complete failure by the way. It led to tax evasion, और this tax evasion led to more shortfall in the land revenue. इसीलिए 1770s में 71 72 आते आते EIC will be bankrupt. फिर ये 10 मिलियन पाउंड्स की एड मांगेंगे इंग्लैंड से कि भाई पैसा दे दो, बिकॉज वी आर बैंकरप्ट, है ना। खैर, तो इट विल लीड टू टैक्स इवेजन, कर चोरी। भाई जो 100 नहीं पे कर पा रहा वो 110 तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा। ऐसी कंडीशन में आपको टैक्स कट्स करने चाहिए थे, कि थोड़ा डिस्काउंट उस्काउंट दे दो, शायद लोग पे कर दें, कि चलो 100 की जगह 50 दे दो, तो लोगों को लगे कि हाँ दे दो दे दो। तो दिस इज द कंप्लीट फेलियर। यूरोपियन था, खैर दिमाग कम था इसमें। ठीक है, अच्छा, किसी ने गूज एंड द गोल्डन एग वाली स्टोरी पढ़ी है? पढ़ा है? गूज इज डिफरेंट एंड चिकन और hen इज डिफरेंट। व्हाट इज गूज? अरे भैया गूज बताओ, गूज है क्या क्या है? अरे घूस नहीं, गूज। है, गूज इज लाइक बत्तख। ठीक है, गूज इज बत्तख बेसिकली। बत्तख मतलब दो तरह के होते हैं, एक बत्तख थोड़ी आपने लंबी सी देखी होगी, एक होता है जो पानी में रहती हैं, तो देयर इज अ सर्टेन शेप। एक होती है, हाँ मतलब थोड़ी बड़ी बत्तख की, मतलब ऐसा ना, थोड़ी क्या कहते हैं, ओवल शेप्ड, थोड़ी लंबी सी रेलगाड़ी जैसी बत्तख।
है ऐसा? यार ये सब क्या करवा रहे हो? मिनिमाइज कहाँ से होता है? अच्छा इधर से होगा। बताओ, बत्तख देख रहे हो? ओके। अरे यार ये क्या है? बताओ। ये ऑटो करेक्शन बड़ी गड़बड़ चीज है। ये देखो, ऐसे ही कह रहा था ना, लंबी सी। दीज आर गूज। मतलब देखो, मैंने क्या बोला कि देयर इज अ डिफरेंस, मतलब थोड़ी जो ये गूज और बत्तख किस तरह से डिफरेंस, बत्तख ना थोड़ी ऐसे शेप्ड होती है, मतलब ये है तो बत्तख ही एक तरह से, बट दे डू नॉट प्रिफर टू बी इन द वाटर ऑल द टाइम। बत्तख जनरली रहती वहीं पे, फार्म वगैरह में ज्यादा देखा होगा आपने। तो जो ये, कोई इसमें अंडे वंडे खाता है? अगर खाते हो मानवी, अच्छा बहुत बढ़िया। अच्छी बात है। तो कई बार अंडे की बड़े साइज हो तो समझ लेना वो इसके अंडे हैं, वो मुर्गी के नहीं है। ठीक है। अरे अंडे तो अंडे हैं किसी के हो। और थोड़ा अगर गोल शेप के हो तो वो कछुए के होते हैं। ठीक है। हैं? हाँ, और ये वायलेंट भी होते हैं, अटैक भी करते हैं ये लोग। पकड़ क्यों रही थी इसको, ये बताओ पहले। ठीक है। अच्छा, ये सिनेरियो चल रहा है। इस सिनेरियो तक पहुंचने में, हाँ, हाँ, ग्रेट बंगाल फीमेन हुआ, जिसकी वजह से देयर इज अ शॉर्टफॉल इन द रेवेन्यू। शॉर्टफॉल इन द रेवेन्यू, उसको सॉल्व करने का तरीका इन्होंने ये निकाला, ठीक है, फार्मिंग सिस्टम। कि फार्मिंग सिस्टम लाओ, लैंड को शिफ्ट करो। ठीक। खैर, अब ये सारी चीजें थी, ग्रेट बंगाल फेमिन तक ऐसे नहीं पहुंचे थे। इससे पहले दो मेजर इंसिडेंट हो चुके थे जिसकी वजह से ये आउटकम रहा। फर्स्ट थिंग इज बैटल ऑफ प्लासी, एंड देन, और यू कैन से प्लंडर ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी मत लिखना आप, प्लंडर ऑफ प्लासी। ग्रेट फेमीन तक पहुंचने के दो रीजन, फार्मिंग सिस्टम लाए जाने के दो रीजन, प्लंडर ऑफ प्लासी एंड देन बैटल ऑफ बक्सर। दो काम तब तक हो चुके हैं, 1757 एंड 1765। दो जगहों पर इन्होंने इतना लूटा इंडिया को। तो व्हाट वाज द आउटकम? दे किल्ड द गोल्डन, नहीं, दे किल्ड द गूज हु लेड द गोल्डन एग बाय द 1770s। कि जो वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी, इसको उसको इन्होंने 1770s तक मार डाला। प्लासी को लूटा भयंकर। बैटल ऑफ बक्सर में लूटा इन्होंने, इलाहाबाद, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। उसमें क्या किया इन्होंने? जितना चाहा लूट लिया। मतलब कि दे किल्ड द गोल्डन एग लेइंग गूज, कुछ भी बोल लो, जो भी लिख लो आप, ठीक है। बाई 1770s, 1770 आते आते इन्होंने सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को मार डाला। बिकॉज टू मेजर इंसिडेंट्स, प्लासी प्लंडर। प्लासी प्लंडर इज नथिंग बट बैटल ऑफ प्लासी 1757, जहां पे इन्होंने भर भर के लूटा। रॉबर्ट क्लाइव, रिचेस्ट पर्सन इन द यूरोप, है ना, वर्ल्ड। प्लासी प्लंडर प्लस बैटल ऑफ बक्सर। ये लड़ाइयां नहीं थी, इट वॉज कंप्लीटली लूट। तो दे लूटेड इंडिया, ब्रिटिशर्स दे लूटेड इंडिया। लेट मी सी द एग्जैक्ट टर्म, मैंने क्या लिखा है इसके लिए, कहाँ गया? ठीक है। हाँ ठीक है, तो लिख लो कि दे किल्ड गोल्डन एग लेइंग गूज बाई 1770। इनको लगा कि एक ही बार में पूरा वसूल लो। अगर थोड़ा थोड़ा लूटा होता तो शायद ये कंडीशन नहीं आती। पूरा लूटने का मतलब क्या था? जो आपके पास ग्रेन्स स्टोर्ड थे, उसको भी आपने उसको बेचने पे मजबूर कर दिया, ठीक है। मतलब हर तरीके से ड्रेन किया, क्योंकि कोई भी राजा इन चीज़ों के लिए पहले से तैयार होता था। स्टोरेज होते थे, ग्रेन्स स्टोर करके रखे होते थे कि अगर इन केस फेमीन आया या ऐसा कुछ हुआ, क्योंकि सूखा पड़ना इज नॉट अ मॉडर्न थिंग, बहुत पुराने टाइम से हो रहा है। रामायण में भी सूखा पड़ जाता था, यज्ञ होते थे। यज्ञ का क्या लेना देना था, बताना जरा साइंटिफिक तरीके से अगर मैं देखूं। है, मतलब हाँ, थोड़ा साइंटिफिक, या कह सकते हो कि थोड़ा उसका साइंटिफिक रीजन या कुछ। अरे ज्योग्राफी तो पढ़ी है ना कुछ लोगों ने।
देखो अच्छा, यज्ञ बहुत मैसिव लेवल पे होते थे अगर पता हो तो, ठीक। दे आर क्रिएटिंग अ लो प्रेशर पॉइंट, यही तो हो रहा है। गर्म हवा, इट विल बी रिप्लेस बाय द, है ना। तो दे विल स्टार्ट रनिंग टूवर्ड दिस पॉइंट, मतलब देयर इज अ लो प्रेशर पॉइंट क्रिएट होगा, जिसे हवाएं इधर भागेंगी, है ना। देन पहाड़ वहाड़ होते थे, बारिश वारिश हो जाती थी। ठीक है, खैर। तो दे किल्ड द गोल्डन एगलिंग गूस बाई 1770s। उसके बाद आपका रेवेन्यू सिस्टम, मतलब यहाँ तक खाली। अब यहाँ से रेवेन्यू में शॉर्टफॉल, जिसकी वजह से इंट्रोड्यूस किया गया फार्मिंग सिस्टम। फार्मिंग सिस्टम इज नथिंग बट द लाइक इजारादारी सिस्टम, उसको इन्होंने फार्मिंग सिस्टम नाम दे दिया, जस्ट रिप्लेस कर दिया, कुछ अलग से चेंज नहीं किया, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट फार्मिंग सिस्टम। अब जरा आते हैं परमानेंट सेटलमेंट पे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। परमानेंट सेटलमेंट PS 1793, एंड 93 है, मतलब हु इज द गवर्नर जनरल? कॉर्नवालिस। व्हाट इज द टाइम पीरियड? 8693, ठीक है। किसी को ये कोड वगैरह याद हो रहे हैं क्या? याद हो रहे हैं ना? मतलब मुझे तो लगा था, जब मैंने पढ़ा था, मुझे आज तक ऐसा लगता है कि ये कोड्स इजी हैं याद करना, मतलब आप 3-4 बार पढ़ोगे ना तो वो रह जाता दिमाग में। जैसे औरंगजेब का बताओ सौरभ, याद रह गया ना। ऐसे ही अगर ये 2-3 बार आप देखोगे ना, ये याद रहेंगे, जितनी बार ये नाम आएंगे, अगर लिखते जाओ, कोड लिखते जाओ, ये याद रह जाएगा। उसके बाद रिलेट करके देख लो, अगर मतलब मैं कह रहा हूँ कि चलो मुझे आगे 16, 17, 18 लगाना है, तो मैं एक बार टैली करा के देख लूंगा कि भाई किसके टाइम पे रहा होगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ ठीक है, 17th सेंचुरी है, 18th है, क्या है ना। खैर, व्हाट आर द फीचर्स? पहले भी इसका जिक्र कर चुके हैं, तो इसका मेन मोटिव क्या है, क्या कर रहे हैं ये लोग? हम्म, ठीक है ना। तो जमींदार लीगली, लीगल राइट्स, नाउ हियर फर्स्ट टाइम इतिहास में कोई लीगल राइट्स दे रहा है, ठीक है ना। लीगली लैंड ओनर्स, इन ब्रैकेट लिख लेना कि दे आर गेटिंग लीगल राइट्स, कि नाउ दे आर लीगली लैंड ओनर्स। और लीगल राइट्स मिलने का क्या मतलब है? 3 काम हो सकते हैं यहाँ पे। द लैंड इज सेलेबल, इट कैन बी मोर्टगेज्ड, और इट कैन बी गिवन ऑन लीज। पहले ये पॉसिबल नहीं था, बिफोर 1793 इट वाज नॉट पॉसिबल अनलेस किंग वांट्स इट, ठीक है। किसी भी जमींदार या किसी भी पिजेंट या किसी भी इंटरमीडियरी के लिए ये पॉसिबल नहीं था कि वो ये काम कर पाए। इवन राजा भी कभी ऐसा नहीं देखा गया कि राजा ने कोई जमीन बेच दी, दोस्ती वोस्ती में दे दिया हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ऐसे बेचने वाला सीन कभी नहीं था कि गिरवी रख दी बेच दी। इट इज आफ्टर 1793। ठीक है, अब देखो, अच्छा कॉर्नवालिस, व्हाई ही इज डूइंग दिस? व्हाई ही इज डूइंग दिस? चलो मैं ये पूछता हूँ, देखो अभी तक अगर हम मुगल्स की बात करें, या हम बात करें मैसूर की, या हम बात करें मराठास की, इफ यू आर गिविंग समवन द लैंड राइट्स, ठीक है ना, और यहां तो परमानेंट राइट्स आप दे रहे हो, तो राजा क्या करते थे, खुद को कमजोर कर रहे हो आप, यही तो बात होती थी अभी तक। तो ये क्यों लैंड राइट्स दे रहा है? अब आंसर करो रंजना। इफ यू आर गिविंग लैंड राइट्स टू समवन, सपोज, रुक जाओ शाश्वत, पूरा करने दो क्वेश्चन। जब सपोज आई हैव 10 बीघा ऑफ लैंड, ठीक है, बीघा समझते हो ना? नहीं समझते तो भी कोई बात नहीं, समझ लो जमीन है। बहुत बड़ी जमीन, ठीक है। 10 बीघा ऑफ जमीन आई हैव। अब मैं आराम से फॉर्चूनर से घूम रहा हूँ, अब मैंने उसमें से 2 बीघा किसी और को दे दिया, और किस तरह से दिया कि ये 2 बीघा तुम्हारी, किसी भी तरीके से दिया। अब मेरी थोड़ी इमेज डाउन आ गई, क्योंकि अब मेरे पास सिर्फ 8 बीघा जमीन है। ये पुराने टाइम में होता था राजाओं के टाइम पे, कि इफ यू आर गिविंग लैंड राइट्स, तो आप अपने राइवल्स तैयार कर रहे हो, बिकॉज दे विल गेट पावरफुल विद इन द टाइम, है ना। भाई आप किसी को प्रॉपर्टी में हिस्सेदार बना रहे हो, दिस इज द डिफरेंस, कि आपने एक कंपनी खोली, किसी को आप शेयर्स बेच दो, मतलब उसको हिस्सेदार बना दो, या किसी को आप नौकरी पे रख लो। तो पीजेंट्स, प्राइमरी जमींदार से इनको नौकरी पे रखा गया था एक तरह से, यही तो थे ये लोग, लैंड राइट्स थोड़ी थे इनके पास। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यू आर हिस्सेदार बना रहे हो आप। एक तो ये बात सही है कि ये लोग जो होंगे, जो ये जमींदार होंगे, दे विल बी द लॉयल क्लास टू द EIC,
1857 में उठा करके इतिहास पढ़ लो, आपको प्राइमरी जमींदार इन एरियाज के आपको कभी नहीं मिलेंगे जहां पे उनको लैंड राइट्स मिल गए थे। परमानेंट सेटलमेंट जहां जहां हुआ वहां के प्राइमरी जमींदार या फिर इंटरमीडियरीज वो कभी भी बैटल मतलब 1857 के रिवोल्ट में वो लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे, बिकॉज दे आर द लॉयल क्लास टू द ईआईसी, देयर इज दिस थिंग इज देयर। ठीक बात है। और कोई कारण है? राजा तो खत्म है, राजा है कहाँ यहाँ? अरे अब ब्रिटिशर्स आ गए और वारन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस की बात हो रही है, यहाँ तो कोई राजा वैसे भी। तो वो तो काम हो ही रहा था, राइट्स क्यों देने? मुझे एक बात बताओ, बात यही तो प्राइमरी जमींदार कर क्या रहे हैं? लैंड रेवेन्यू ही तो कलेक्ट करके दे रहे हैं, ये काम तो ऑलरेडी चल ही रहा है ना। अरे ठीक है, जमींदार को ठीक है, मतलब सही बात है, बट देखो अब देखो रीजन क्या था, व्हाट इज द मेन रीजन वाई? पहली बात तो कॉर्नवालिस इज अथॉरिटेरियन, ये बात क्लियर है। अथॉरिटेरियन पर्सन कौन होता है ये भी क्लियर है। जब भी किसी ऐसे की बात होगी अथॉरिटेरियन मतलब वो किसी को अथॉरिटी देना चाहता, सिंपल सी बात है। और अथॉरिटी किस बेसिस पे? इंग्लैंड में जो लैंड रेवेन्यू का सिस्टम है वहां पे जमींदार होते थे, ठीक है ना। जमींदार होंगे जिनके पास एक वाइड लैंड एरिया होगा, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहा है कि जो यूरोपियन लैंड सिस्टम है, यूरोपियन लैंड रेवेन्यू सिस्टम, यूरोप में क्या सीन है कि जमींदार इज द लैंड ओनर, पीजेंट विजेंट कुछ नहीं है, जमींदार इज द ओनर हु इज अकाउंटेबल टू द जो भी है अगली अथॉरिटी उसके ऊपर जो भी बैठा है ना। तो यूरोपियन लैंड रेवेन्यू सिस्टम, वहाँ पे क्या है कि जमींदार आर द लैंड ओनर्स। तो एक तो ये काम करना चाहता है कि मैं यहाँ भी वही सिस्टम ला दूँ, अथॉरिटेरियन है तो कोशिश करेगा ब्रिटिश सिस्टम को लाने की, ये तो काम करेगा कि वी आर द सुप्रीम। तो एक तो ब्रिटिश चीज़ें लेकर आओ, दूसरा इसका क्या सोचना है कि मान लो अगर किसी प्राइमरी जमींदार या इंटरमीडिएट जमींदार को लैंड मिल जाता है तो दे आर जनरली रिच देन दीज दोज पीजेंट्स, किसानों से ये कहीं ना कहीं ज़्यादा अमीर होंगे। अब जब इनको मिल गई लैंड का ओनरशिप, दे आर द लैंड ओनर्स। जब सोच के देखो कि आप जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं, सौरभ यू आर लिविंग इन अ रेंटेड हाउस, ठीक। तो अब तुम वहां पे मिनिमम चीजें लेकर आओगे, क्यों? क्योंकि तुम्हें पता कि एक दिन ये घर छोड़ के जाऊंगा, बहुत सारी चीजें नहीं लेके जा सकता है। छत वह टूट गई, कहेगा चलो छोड़ो कौन सा अपना टूटने दो, है ना। तो तुम वहां पे कोशिश अपना पैसा लगाने की कोशिश नहीं करोगे, एंड इट इज नेचुरल कि कोई चीज आप रेंट पे लो तो उसको आप अपने जैसा तो ट्रीट नहीं करोगे। सिमिलरली दे आर द जस्ट रेवेन्यू कलेक्टर्स, तो उनको क्या फर्क पड़ता है लैंड खराब हो अच्छा हो, मर जाए लैंड, हमें क्या लेना देना। लेकिन वंस दे आर द लैंड ओनर्स, नाउ आई एम द ओनर ऑफ दैट हाउस, अब मैं कोशिश करूंगा कि इसमें अच्छी लाइटें लगवा दूं, इधर सजा दूं, पेंटिंग्स लगा दूं, टाइल्स लगा दूं, है हैं? बिल्कुल। तो वही देखो, अब नाउ दे आर द लैंड ओनर्स, अब ये कोशिश करेंगे इससे मैक्सिमम प्रॉफिट लेने की। मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए इनको क्या करना होगा? दे विल इन्वेस्ट इन दीज लैंड्स। हाँ एग्जैक्टली, इन्वेस्ट इन दीज लैंड्स। क्या किस तरीके से? इरिगेशन सिस्टम को अच्छा करेंगे कि भाई पानी वानी की सिंचाई के लिए हो, बेहतर सीड्स होंगे, लैंड को मतलब फर्टाइल करने के जितने तरीके हो सकते हैं, क्योंकि क्या सोच के देखो ना, उसकी फर्टिलिटी बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, यही तो बात है। पैसे तो लैंड पे उतने ही पे करना ना जितना तुम्हारे पट्टे में लिखा हुआ है। तो मैं चाहे 500 रुपए इस लैंड से निकाल के 100 पे कर दूं, चाहे 10,000 निकाल के 100 पे कर दूं, देयर इज अ डिफरेंस ना। तो नाउ दे विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग दिस लैंड, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट से क्या होगा? एक तो जो फर्टिलिटी है वो बढ़ेगी, लैंड की जब फर्टिलिटी बढ़ेगी तो क्रॉप्स अपने आप ऊपर जाएंगी, भाई ज्यादा क्रॉप्स प्रोडक्शन होगा, प्रॉफिट ज्यादा बढ़ेगा, तो टैक्स एक तो ब्रिटिश इंडिया को आसानी से मिलेगा, प्लस जो सरप्लस ऑफ द ग्रेन्स होंगे उसको हम स्टोर भी तो कर सकते हैं फॉर अगर कोई आगे फेमिन आ गई तो देयर बी सरप्लस ऑफ ग्रेन्स ना, उसको स्टोर किया जा सकता है। तो देखो एक तरह से दो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं इससे। एक तो जो लैंड रेवेन्यू में शॉर्टफॉल हो रहा था वो क्लियर हो जाएगा कि पैसे प्रॉपरली आ रहे हैं क्योंकि लैंड रेवेन्यू ठीक ठाक चल रहा है। दूसरा ये हुआ कि अगर फेमिन जैसी कंडीशन आती है तो क्योंकि देयर इज अ सरप्लस ऑफ ग्रेन्स उसको स्टोर करके रखा जा सकता है, तो दो चीजें टैकल होंगी यहाँ से, है ना। फर्टिलिटी बढ़ेगी तो आप ऐसे बोलोगे कि क्रॉप्स का प्रोडक्शन बढ़ेगा, क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो टैक्स टाइम पे आएंगे, प्लस तो टैक्स ऑन टाइम प्लस देयर विल बी अ स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स।
कि इन केस इफ देर इज अ फेमिन कंडीशन वी कैन यूज दिस ग्रेन, कि लोग मरे ना कम से कम, ठीक है। तो दिस इज द थिंग, ये है प्रॉपर आइडियोलॉजी बिहाइंड दिस परमानेंट सेटलमेंट। समझ नहीं आया आकाश? नहीं आया? कहाँ से नहीं आया बताओ? ये समझ आया ना कि देखो प्राइमरी जमींदार को मालिक बना दिया गया। जिन जमीनों से सोचो अगर तुम्हें कुछ जगह दे दी गई, यहाँ का किराया वसूलना है, कल को तुम्हें पता चले कि नाउ आई एम द मालिक, ठीक। तो मान लो दुकानों से 100 रुपए किराया रहा, तुम क्या करोगे, दुकानों को थोड़ा मॉडर्न बना दोगे, किराया बढ़ जाएगा अपने आप, यही करोगे ना, दुकानों में थोड़ा अपना पैसा लगाओगे क्योंकि नाउ यू आर द ओनर। सेम चीज ये करें, जब इनके पास लैंड आ गई उसमें ये पैसा डालेंगे, पैसा डालेंगे तो ज्यादा फसल पैदा होगी, ज्यादा फसल पैदा होगी तो क्या होगा, इनको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। ज्यादा फसल से दो चीजें, एक तो टैक्स टाइम पे जाएगा ब्रिटिशर्स को, उनका फायदा, सेकंड फायदा ये होगा कि ग्रेन सरप्लस होंगे, ज्यादा अनाज पैदा होंगे, ज्यादा अनाज से क्या होगा कि उसको स्टोर करके रख सकते हो कि आगे अगर सूखा वगैरह पड़े तो वो ग्रेन यूज हो जाए। समझ आया? दिस इज व्हाट परमानेंट सेटलमेंट, जिस इसके पीछे के जो ये स्टोरी है, अभी तक सुनने में अच्छा लग रहा होगा, लग रहा है? ठीक है। अब देखो ये, अच्छा कॉर्नवालिस का इसके पीछे और भी कुछ रीजंस थे। व्हाट आर द थिंग्स, कि इसकी सोच क्या थी इसके पीछे, ठीक है, रीजंस लिखो आप, मतलब कुछ रीजंस में, तो जो लैंड ओनर्स होंगे दे विल एंजॉय द सिक्योरिटी ऑफ द लैंड बिकॉज नाउ वी आर लीगली ओनर ऑफ दैट लैंड, है ना। तो जो लैंड ओनर्स होंगे दे विल एंजॉय सिक्योरिटी ऑफ लैंड। वाई? बिकॉज लैंड इज सिक्योर। पहले भाई प्राइमरी जमींदार अगर मैं था, कल को लैंड मुझसे शिफ्ट की जा सकती थी कि नहीं। इफ आई एम पेजेंट, इफ आई एम पेजेंट भाई मुझसे लैंड ली जा सकती जब भी चाहूँ, मैं ओनर थोड़ी हूँ। यहाँ पे देयर इज अ सिक्योरिटी है कि नहीं, नाउ लैंड बिलोंग्स टू मी, है कि नहीं है। तो देयर इज अ सिक्योरिटी ऑफ द लैंड। अब ये सिक्योरिटी दो तरीके से हो सकती है, एक हो सकती है हेरिडिटरी, भाई जैसे मेरे दादा परदादा के पास जमीन थी, वो जमीन भाई जब मेरे दादा की जमीन है आगे मेरे पापा की होगी, उसके बाद मेरी होगी, है ना। इस तरह से भी आप सोच सकते हो कि हेरिडेटरी भी हो सकती है, ठीक। ओके, चलो सिक्योरिटी में दो चीजें लिख लो, एक तो होगी परमानेंट ओनरशिप, प्लस हेरिडेटरी, ठीक है। ये दो चीजें हो सकती हैं, लेकिन देयर इज अ कंडीशन, डिपेंड्स ऑन टाइमली पेमेंट ऑफ द टैक्सेस। इफ यू आर नॉट पेइंग टैक्सेस परमानेंट, मतलब ऑन टाइम, लैंड कुड बी टेकन अवे, है ना। डिपेंड करता है, जरूरी नहीं कि ऑक्शन हो, ब्रिटिशर्स ले सकते हैं ऐसे भी विदाउट ऑक्शन, बोल देंगे कि बड़ा बेटा लैंड लौटा दो। हाँ हाँ, वही चीज़ है, मतलब बात तो यही है ना कि भाई कहीं से ला करके पैसा दो मुझे, क्योंकि हु इज द ओनर। इससे पहले मैं किसानों से लड़ता, जमींदार से लड़ूं, बहुत लोगों से लड़ूं, नाउ यू आर द ओनर, मैं तुम्हें जानता हूँ। सोच के देखो, जैसे एक जमींदार के अंदर 4-5 गांव की जमीनें हैं, पहले मैं उन 4-5 गांव के किसानों से लड़ूं, हम्म, फिर मैं उस जमींदार से अलग लड़ूं। अब मुझे सिर्फ एक पर्सन की कॉलर पकड़नी, वो है जमींदार, कि बेटा तुम हो ओनर, तुम पैसा ला करके दो, चाहे जहां से दो। तो ये ब्रिटिशर्स के लिए इजी हो रहा है कि नहीं, है ना। तो इसके नीचे आप लिख लेना, डिपेंड्स ऑन टाइम पेमेंट ऑफ टैक्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, लिख लो आप। अगर आप लैंड रेवेन्यू टाइमली नहीं पे कर रहे हो तो देन विल बी अकाउंटेबल टू द EIC ऑफिशियल। एक तो ये काम डिपेंड्स ऑन दिस टाइमली पेमेंट, प्लस ठीक है, ऐसे बोल दो कि नॉट डिफॉल्टिंग, ठीक है। नॉट डिफॉल्टिंग मतलब ये हो गया कि जैसे आपने लैंड लिया, आपने आपने उसको मोर्टगेज रख दिया, मोर्टगेज रख के खूब सारा पैसा लिया, उसके बाद भाग गए, ठीक है। तो अब क्या हो, यू आर अ डिफॉल्टर। तो एक तो आप डिफॉल्ट नहीं करते होने चाहिए कि भाई अगर आप मोर्टगेज रख रहे हो लैंड को, प्रॉपर पैसा ले रहे हो, उससे खेती करके पैसा लौटा दे रहे हो, ऐसा नहीं। ब्रिटिशर्स को कल को पता चलना चाहिए कि आप एक डिफॉल्टर हो, उसी लैंड के नाम पे अपने 36 लोगों से पैसे ले रखे हैं और सबकी जगह डिफॉल्ट करके भाग गए, तो भी क्या होगा, वो लैंड कौन ले लेगा, वापस जो है EIC उस लैंड को आपसे ले सकती है, ठीक है ना। वेदर इट विल बी ऑक्शन या फिर EIC ऑफिशियल से ले ले, हाँ, किसी भी केस में ये दो कंडीशंस पे ही आपके पास लैंड होंगी, वेयर वो परमानेंट ओनर या फिर हेरिडेटरी तरीके से चला रहा है, जो भी हो। इफ यू आर फुलफिलिंग दीज टू कंडीशंस, कि मतलब यू आर पेइंग द टैक्स ऑन टाइम
एंड सेकेंड थिंग, यू आर नॉट डिफॉल्टिंग, मतलब इफ़ यू आर मोर्टगेजिंग दैट लैंड या किसी भी तरीके से आप उस लैंड को रख करके पैसा ले रहे हो, तो मेक श्योर कि यू आर पेइंग इट ऑन टाइम। कल को ईआईसी को पता चले कि तुम डिफॉल्ट करके भाग गए, लैंड बिलोंग्स टू समवन एल्स, तो ये काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो दीज आर द फ्यू थिंग्स। अब इसके कुछ इम्पैक्ट्स देखो आप। इम्पैक्ट्स, तो पहला इज एज ऑफ टैक्स कलेक्शन, जैसा अभी हम बात कर रहे थे। पहले जहां मुझे 36 लोगों से माथापच्ची करनी पड़ती, अब सिर्फ एक बंदा है। एक स्टेट में कुछ गिने चुने इंटरमीडिएट जमींदार होंगे या जमींदार होंगे, ठीक है। तो ईज ऑफ टैक्स कलेक्शन, क्यों, इन ब्रैकेट आप लिख सकते हो कि बंगाल में ऑलरेडी बड़े जमींदार थे जिनके पास अच्छा खासा लैंड एरिया था, मैंने उनको ओनर बना दिया, तो अब सीधा मुझे एक पर्सन से ही, मान लो पूरे बंगाल में 100 ही लोग अब हों, जहां लाखों लोग थे वहां 100 लोगों पे लिमिटेड हो गया, ठीक है ना। तो बिकॉज बंगाल, इन बंगाल ऑलरेडी बिग जमींदार। बिग जमींदार का मतलब ये नहीं कि 7 फुट के थे उनके पास जमीनें ज्यादा थी, ठीक है। मद्रास में ये दिक्कत आएगी क्योंकि मद्रास एक तो डेक्कन वाला रीजन, नॉट फर्टाइल दैट मच, तो वहां लोगों के पास जमीनें भी ज्यादा नहीं थी, छोटे छोटे लोग थे, है ना। बंगाल में अच्छी खासी फर्टाइल जमीनें और एक एक जमींदार के पास बहुत सारा लैंड। तो ईज ऑफ टैक्स कलेक्शन, कि जहां मुझे बहुत सारे लोगों से सर फोड़ना पड़ता था, अब एक बंदा रिस्पॉन्सिबल है, एक सर्टेन एरिया में एक दो पर्सन ही होंगे जिनके कॉलर पकड़ के पैसे वसूलने हैं, ठीक है। ओके, दिस इज वन, ठीक है। हु इज द इंटरफेस, इंटरफेस टू द गवर्नमेंट। इंटरफेस समझते हो आप? इंटरफेस का मतलब है हु इज द टैक्स पेयर, सो इंटरफेस इज जमींदार सीयर, ठीक है ना। जब भी आगे हम इंटरफेस की बात करेंगे तो इंटरफेस इज सम, कि मतलब गवर्नमेंट को कौन फेस कर रहा है, किसान से मेरा कोई लेना देना नहीं, इंटरफेस इज द जमींदार, मैं जमींदार को जानता हूँ बस, ठीक है। तो जमींदार विल बी पेइंग द टैक्स, तो इंटरफेस इज हु इज पेइंग द टैक्स, दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एज इंटरफेस। आगे चल के जब हम देखेंगे कि जैसे पूरे गांव में एक पर्सन को बोल देंगे जिसको क्या बोलते हैं, कुछ कुछ जगहों पे उसको नंबरदार बोलते हैं, नंबरदार, गांव का नंबरदार। इट मीन्स ही इज रिप्रेजेंटिंग दैट होल विलेज, कि पूरे गांव से मैंने एक सर्टेन अमाउंट फिक्स कर लिया, अब वो पर्सन ला करके मुझे दे देगा, मैं पूरे गांव से मेरा कोई लेना नहीं, एक पर्सन को मैं उसका मुखिया बोल दूंगा, या पूरा गांव मिलके एक को मुखिया बना दे कि भाई ही इज आवर मुखिया और हम इतना पैसा पे करेंगे। अब मेरा उस मुखिया से मतलब मुखिया इज इंटरफेस टू द गवर्नमेंट, विल बी पेइंग द अमाउंट, गांव में चाहे जो भी हो, आई डोंट केयर, है ना। लगान पिक्चर, राजा साहब इज वाज नंबरदार काइंड ऑफ थिंग, भाई पूरे गांव का टैक्स कलेक्ट करके कौन देता था, राजा साहब। लगान नहीं देखी क्या, ठीक है। तो दिस इज द थिंग देखो इम्पैक्ट इज, जैसे सोच के देखो आकाश, की मान लो कि तुम्हारे पास 10-15 दुकानें हैं, 15 के अलग अलग ओनर, मान लो, मानने में क्या जाता है ठीक है। 15 के अलग अलग लोगों को अपने रेंट पे दे रखा है, अब आप 15 लोगों से माथा पच्ची करो, कोई कहेगा साहब कल दे देंगे, परसों दे देंगे, 2-4 दिन बाद दे देंगे, है ना। ऐसे होगा, रोज तुम पैसा वसूलने जाओ, रोज वो टालें, 15 लोगों से अलग अलग माथा पच्ची कर रहे हो, कोई नहीं दे रहा है, कोई दे रहा है, कोई कम दे रहा है। अब तुमने क्या किया कि सोचो उन 15 लोगों में से तुमने देखा कि एक दुकानदार है जिसकी दुकान बहुत अच्छी चल रही है, तुमने कहा कि अब मैं इन 14 लोगों की जिम्मेदारी तुमको देता हूँ, इतने तारीख को आऊंगा, तुम सबसे पैसा लेकर के रखना, और मैं तुमको जानता हूँ, तुम ही जो है, या फिर मैं उस जो एक अच्छी दुकान जिम्मे करूँ, अपने 14 लोगों को ही काम करूँ, ये दुकानें किराए पर दे दो, और मुझे इतना किराया मंथ के 1 तारीख को चाहिए, कैसे वसूलते हो, डिपेंड्स ऑन यू। सेम थिंग यहाँ है कि जहाँ बहुत सारे लोग थे, अब सिर्फ जमींदार है, जमींदार को मैंने पकड़ा, बोला भाई जितने खेत हुए तुम्हारे अंडर, उसके हिसाब से जो पैसा बनता है तुम वसूल के दो मुझे, मैं किसी और को नहीं जानता, बिकॉज यू आर द लैंड ओनर नाउ। सेम काम, अच्छा देखो यहाँ पे काम क्या हो रहा है, जो पिजेंट्स थे या जो खुदकश थे, दे आर बिकमिंग टेनेंट्स नाउ। खुदकश के पास क्या थी, खुद की जमीनें थी, अब वो क्या बन गए, किराएदार बन गए, विच विल लीड टू द पिजेंट रिवोल्ट, आगे चल के इसकी बात करेंगे। खैर, अब जरा लैंड रेवेन्यू की बात करते हैं। अभी तक तो ये हमने समझ लिया कि व्हाट वाज द थिंग, कुछ लैंड रेवेन्यू भी डिसाइड किया होगा। देखो लैंड रेवेन्यू कितना था, लैंड रेवेन्यू कितना है, 10/11 ऑफ टोटल प्रोडक्शन। शाश्वत कम है कि नहीं ये पैसा, हाँ हाँ, 11 रुपए पैदा कर रहे हो, 10 रुपए हमें दे दो,
ठीक है, टोटल प्रोडक्शन। बट दिस थिंग इज परमानेंट नॉट रिवाइजेबल। इसका मतलब समझाता हूँ आपको। दिस थिंग इज परमानेंट, पहली चीज आप जानो। बाकी जो भी हम रेवतवाड़ी या महलवाड़ी समझेंगे उसमें हमेशा 30 साल का टेन्योर होगा। आफ्टर 30 ईयर्स इट विल बी चेंज्ड। तो अब ये क्या हो गया, एक तरह का पट्टा हो गया कि नाउ इट इज परमानेंट, कि आपको हमेशा इतना ही पे करना है। और ऐसा नहीं कि हर साल आपको 10 रुपीज आउट ऑफ 11 पे करने, नहीं, देयर इज अ डिफरेंस, बता रहा हूं आपको। खैर, तो दिस इज परमानेंट। पहली बात कि आपकी आगे की जनरेशन 3 4 5 पीढ़ी, 6 पीढ़ी, 8 पीढ़ी, 10 पीढ़ी, मतलब हम भी अगर पे करते तो उतना ही पे करते अगर हमारे दादा परदादा नहीं किया था। ठीक है, खैर, तो इट्स परमानेंट द वेरी फर्स्ट थिंग। अब देखो होता कैसे था, ये चीज समझो आप। जैसे मान लो कि एक ऐसा एग्जांपल नहीं जिससे थोड़ा इजी हो जाए। चलो 110 रुपए लेते हैं, ठीक है। 110 रुपीज योर इनकम। जिस साल ये परमानेंट सेटलमेंट वाला सीन हुआ, उस साल आपकी 110 रुपए इनकम थी टोटल लैंड से। ठीक, अब इसका मैं अगर 10th ले लूँ तो 100 रुपए मतलब मैं ब्रिटिशर्स को दूंगा, यही तो बात होगी। ठीक है ना, इसीलिए मतलब एक ऐसा अमाउंट ले जिससे ईजी हो थोड़ा। तो 100 रुपीज जो है ये टैक्स किसको जाएगा, पहले साल में ये जाएगा ब्रिटिशर्स को। ठीक, अब ये 100 रुपीज आर फिक्स्ड। नेक्स्ट भी 100 रुपए, अगली जनरेशन भी 100 रुपए, 4 जनरेशन बाद भी 100 रुपए, आज तक भी वी आर पेइंग 100 रुपीज। ये समझ आया? थोड़ा अब ठीक लग रहा है ना? तो दिस इज फिक्स्ड। नाउ दिस इज फिक्स्ड कि 100 रुपीज इज फिक्स्ड नाउ। अब आगे जितने भी साल आते जाएंगे सिर्फ आपको 100 रुपए देने हैं। चाहे अब इस 110 की जगह इस साल आपने मान लो 1000 रुपए कमा लिए, स्टिल यू आर पेइंग 100 रुपीज। देन आपने 1 लाख कमा लिया, स्टिल यू आर पेइंग 100 रुपीज। ठीक है, सो दिस इज द थिंग कि इनिशियली इट वाज वेरी हाई, बट इफ यू सी इन द लॉन्ग टर्म इट वाज गुड फॉर दोज प्राइमरी जमींदार, इंटरमीडिएट जमींदार, किसी के लिए बोलो, क्योंकि इनिशियली द टैक्स इज वेरी हाई। एंड व्हाई इट इज वेरी हाई, बिकॉज सोच के देखो, दे आर गिविंग यू द लैंड राइट्स, है ना? तो इसका जस्टिफिकेशन क्या देंगे वो, कि भाई तुम्हें मालिक बना रहे हैं हम लैंड का। और तुम भी बात कर रहे हो कि चलो 100 रुपए दे दो, ये कोई बात होती है? वी आर गिविंग यू लैंड राइट्स, यू आर गेटिंग द लैंड राइट्स। इसीलिए दीज टैक्सेस आर दिस मच हाई, कि भाई इतना पैसा हम पहले साल इसीलिए मांग रहे हैं क्योंकि वी आर गिविंग यू द लैंड, नाउ यू आर द लैंड ओनर्स। ठीक है, तो दैट्स वाई दिस इज वेरी हाई, दिस थिंग इज वेरी हाई। तो बेसिकली गवर्नमेंट इज लूजिंग द लैंड राइट्स, ऐसे बोल सकते हो, गवर्नमेंट इज गिविंग अवे द लैंड राइट्स टू द प्राइमरी जमींदार, दैट्स व्हाई दिस थिंग इज वेरी हाई। और ये हम नहीं बोल रहे, ये कॉर्नवालिस बोलता था। ओके, इससे पहले आगे बढ़े एक और चीज आप जान लो। देयर इज अ थिंग कॉल्ड इन परमानेंट सेटलमेंट इज नोन एज सनसेट लॉ। सनसेट लॉ क्या है शौर्य? है हाँ वही। वेरी गुड। सूरज डूबने के साथ अगर पैसा नहीं आया तो तुम्हारा सूरज डूब जाएगा। ठीक है बाय द गिवन डेट, बाय द गिवन डेट, जब भी सनसेट होगा, मान लो इफ क्या है आज 11, तो 11 तारीख का टाइम दिया मैंने तुम्हें लैंड रेवेन्यू पे करने का। शाम के 6 बजे तक अगर पैसा नहीं आया, 6 बज के 1 मिनट पे लैंड विल बी ऑक्शन। ठीक है, तो बाय द गिवन डेट इफ लैंड रेवेन्यू नॉट पेड it will lead to the auction of the land. इमीडिएटली, ऐसा नहीं है कि साहब 1 घंटा और दे दो, ये वाला सीन नहीं होगा यहाँ। इफ गिवन टाइम इज 6, जब भी सूर्यास्त हो गया, इफ यू आर लकी 7 बजे तक सन न डूबे, ठीक है, 7:30 तक सूरज उगमन है, कि चलो भगवान साथ दे रहे हैं, तुम खड़े वैसे पानी में अनलेस यू आर कर्ण, है ना ठीक है, तो अगर कर्ण हो तब तो सूरज उगमन लंबे समय तक रहेंगे अदरवाइज तो फिर हो सकता है दिन में ही बादल छा जाएं 5 बजे तक कहीं से पैसे का जुगाड़ होना, तो 4 बजे ही बादल छा गए, लो सनसेट हो गया। ठीक है, तो तुम्हारी जमीन गई। ठीक है ना, तो इफ नॉट पेड बाय द गिवन डेट तो लैंड विल बी ऑक्शनड। लैंड विल बी ऑक्शनड।
और जिन लैंड्स का ऑक्शन परमानेंट सेटलमेंट के टाइम पे होगा, जो उसको खरीदेगा, दे विल बी कॉल्ड एज जोतेदार्स। ठीक है, बायर्स विल बी नोन एज जोतेदार्स। दे आर नथिंग बट द रेवेन्यू फार्मर्स, बट द नेम इज डिफरेंट हियर, जोतेदार्स है ना, जो उस जमीन को जोतेगा, ऐसे करके समझ सकते हो। तो दे विल बी नोन एज जोतेदार्स। और ये जोतेदार कोई भी हो सकता है, मर्चेंट हो सकता है, इस पर्टिकुलर पर्सन का रिलेटिव हो सकता है, बिकॉज दे आर जमींदार्स, तो इनके रिलेटिव्स भी रिच होंगे, तो ये कोशिश करेंगे कि अपने रिलेटिव्स को ही ये ज़मीन खरीदवा दें किसी भी तरीके से, है ना। खुद तो इन पे पैसा है नहीं, तो ये कोशिश करेंगे अपने किसी जान पहचान वाले को। जनरली होता ही था कि कोई ना कोई रिलेटिव ही आपका जोतेदार हो जाता था, फिर बाद में आपस में समझ उमझ करके, है ना, या तो वो आपको मार देता था ये सब होता रहता था। आज भी लैंड के डिस्प्यूट में ऐसा ही होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलो कुछ और इम्पैक्ट्स देखते हैं। ठीक है, दिस इज क्लियर। ये जोतेदार वर्ड याद रखना आप, एक आध बार कुछ एग्जाम्स में दिखा मुझे, तो मैंने क्या बता दूं आपको। परमानेंट सेटलमेंट से रिलेटेड तो जोतेदार, फार्मिंग सिस्टम से रिलेटेड तो रेवेन्यू फार्मर्स, है दोनों सेम ही, नाम इज डिफरेंट, है ना। जैसे उस टाइम पे प्राइमरी जमींदार होते थे, पॉलीगार्स होते थे, तालुकदार होते थे, है ना, नाजिम होता था, नायब नाजिम होता था, ऐसे अलग अलग नाम, काम एक ही होता था। ठीक है, हेडिंग डालो आप, दो चार लाइंस लिख लो, आप लिख ही लो आप। इम्पैक्ट ऑफ परमानेंट सेटलमेंट, व्हाट इज द इम्पैक्ट? Impact of permanent settlement. इनिशियली शुरुआत में मोस्ट जमींदार्स, initially most zamindars was not able to pay 10/11 of लैंड रेवेन्यू, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है, 10/11 ऑफ लैंड रेवेन्यू, कि भाई 110 अगर मैंने कमाया, 100 मैंने आपको दे दिया। देखो, एक तो ये तरीका था, अगले साल से फायदा होगा, अगले साल फसल बोने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए। सोच के देखो भाई, 100 रुपये अगर मैंने वहां दे दिया, 10 रुपये खुद को जिंदा रहने लगाऊंगा, अब अगले साल फसल कहाँ से उगाऊंगा मैं उसमें? फायदा तो तब होगा ना जब मैं उसमें फसल उगा पाऊंगा, और मेरे पास तो पैसे ही नहीं बचे। ठीक है, खैर, एज इट वॉज वेरी हाई, was not able to pay 10/11 of land revenue, as it was very high, and it led to loss of the lands to जोतेदार्स। वो क्या रहा है टेक्निकली, आपका लैंड जो है वो जोतेदार्स को ट्रांसफर हो जा रहा है। आज मुझे मालिक बनाया, कल को ही मेरा लैंड जोतेदार के पास चला गया। ठीक है, नायक पिक्चर बना दी एक दिन का सीएम। ओके, सेकेंड पॉइंट, प्रोडक्शन डिड नॉट इंक्रीज्ड, production did not increase because zamindars had no money, zamindars had no money left to invest in the land। भाई अगर लैंड की फर्टिलिटी को बढ़ाना है, इरिगेशन के लिए, अच्छे सीड्स के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए पैसे लगाने पड़ेंगे। आई डोंट हैव द मनी, सारा पैसा तो आपने ले लिया, फिर क्या होगा? वो खेत पड़ा रहेगा ऐसे खाली, लो, है ना। अच्छा, मैं सोचता हूँ, जैसे सोच के देखो, आज का जो टाइम है, अगर मैं रहा होता उस टाइम पे, क्योंकि मुझे 10/11 देना है कंफर्म। अरे भाई तुम ट्रांसलेट क्यों कर रहे हो यार? खैर, तो मैं क्या करता, मैं इतनी खराब फसल पैदा करता कि 30-40 रुपए की फसल होती टोटल, लो 10/11। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। हो सकता था ना, कहते कि खेती कुछ हुआ ही नहीं, एक काम करो, फसल ही तुम रख लो पूरी, मुझे कुछ मत दो, तुम रख लो, जो ले जाओ इसका इवेल्युएशन करवा लो, है ना। तो ये चीज होती है। एक पर्सन था हमारे यहाँ, तो उसकी ना जूते चप्पल की दुकान थी, एक टाइम तक वो चली नहीं दुकान। फिर उसने क्या किया, एक दिन तो उसका इंश्योरेंस था उस दुकान का, मान लो आई थिंक 1 आध करोड़ का इंश्योरेंस था, अगर दुकान में
नेचुरल तरीके से कुछ हो जाता है, क्योंकि देखो जानबूझ के की हुई चीज़ों पे प्रॉब्लम होती है। कुछ एक्सीडेंटली हो गया, नेचुरली हो गया, तो आपको पैसा मिलेगा। तो उसने क्या किया कि जैसे दुकान में जो जूते चप्पल थे उसको किसी को बेच दिया, कुछ थोड़े बहुत बचे हुए थे, और एक दिन तूफान आया भयंकर। उस दिन उसने पूरा टेक्निकली एक ये मच्छर भगाने वाली वो होती ना मॉर्टिन, वो लगाई, और मॉर्टिन की वजह से उस दुकान में आग लग गई। ठीक है, और आग लगने से पूरी दुकान जल गई। उसने कहा मेरा सारा नुकसान हो गया। लिटरली अगर आप देखते तो वहां पे 8-10 जूते चप्पल बचे होंगे, उसके जले हुए बचे हुए थे, और उसको 1 करोड़ का क्लेम मिल गया उसको। तो ये होता है देखो, तो यही चीज सेम अपने है कि मतलब मुझे लैंड मिलता, भाई आए थे, सब कुछ प्रॉपर इन्वेस्टिगेट हुआ। देखो होता क्या सीन है ना कि अनलेस यू हैव द कंक्रीट प्रूफ, भाई आपके पास कुछ प्रूफ होना चाहिए। मान लो तूफान आया था, हाउ डू यू नो कि भाई मॉर्टिन से हुआ है? कर लो, मतलब बहुत कोशिश की उन्होंने, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि तुरंत मिल गया, टाइम लगा, बहुत कोशिश की उन्होंने कि हाँ मान ले। लोगों ने बोल तक दिया कि भाई ये इंटेंशनली लगाई गई आग है, प्रूव तो करो उसको आप, है ना? तो दिस इज द थिंग, नहीं प्रूव कर पाए, ऐसे ही मैं बोलता कि भाई मेरे 20 रुपए का फसल पैदा हुआ है, कर लो, मैंने इंटेंशनली किया तो कर दो, तुम पैदा करके दिखा दो इससे ज्यादा। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। तो ब्रिटिशर्स थे, उनको क्या ही लेना देना कि पैदा हुआ ना हुआ। खैर, ओके नेक्स्ट पॉइंट। इन द लॉन्ग टर्म थिंग्स स्टेबलाइज्ड। In the long term, things stabilized and जमींदार्स earned more profits. लंबे टाइम में मैंने बोला था कि एक लंबे समय में ये काम होगा, कि 1 साल होगा, मान लो जैसे मान लो गेहूं वगैरह की फसल आपने बोई, अगले साल आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन कभी अगर आपने ध्यान दिया, या धान की फसल, इनका फायदा ये होता है कि अगर कभी पानी लग गया खेत में बहुत ज्यादा, तो ये फसल अपने आप दोबारा उग जाती है, क्योंकि बहुत सारे इनके सीड्स ऑलरेडी वहां रह जाते हैं। किस्मत का भी खेल है, हो भी सकता है ऐसा, है ना? खैर, so this is the thing. Okay, earned more profit, hence zamidars is equal to loyal class of EIC. zamidars is equal to loyal class of EIC, loyal class of EIC, कि जो EIC के अगेंस्ट नहीं जाने वाले। इन ब्रैकेट लिखना, द प्रूफ, मतलब प्रूफ लिखो ऐसे, इन ब्रैकेट प्रूफ, उसके बाद एक ऐसे डैश लगा के लिखना, ड्यूरिंग 1857 रिवोल्ट zamidars stayed loyal to EIC and they didn't participated in that revolt. During the 1857 revolt, zamidars stayed loyal to EIC as they didn't participated in the revolt. अगर इन्होंने भी कर दिया होता तो शायद सिनेरियो बदल जाता, थोड़ा और नुकसान होता ब्रिटिशर्स को। जीतते तो नहीं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि ऐसे छोटे छोटे जगहों पे हो रहा था, लेकिन थोड़ा नुकसान ज़्यादा होता। As they did not participated in the revolt. Next point, certainty of land revenue did come for Britishers. परमानेंट सेटलमेंट से एक चीज़ तो श्योर होगी कि रेवेन्यू आएगा, कितना आएगा ये श्योर नहीं है, बट हाँ इट इज़ फॉर श्योर कि पैसा तो आना है। ठीक है, बिकॉज यू मेड देम लैंड ओनर्स, पैसा तो वसूल लोगे आप उनसे, नहीं तो ऑक्शन करके वसूल लोगे, बट देर इज अ सर्टेनिटी ना दिस टाइम। खैर, तो सर्टेनिटी ऑफ लैंड रेवेन्यू डिड कम फॉर ब्रिटिशर्स। नाउ नेक्स्ट पॉइंट लिखने से पहले आप लिख लो कि देर इज अ टर्म कॉल्ड रियोट्स। रियोट्स आर द एक्चुअल कल्टिवेटर्स। ठीक है, हु इज रेयोत? जो सही में कल्टीवेट कर रहा है उस फील्ड को, वेदर इट्स खुदकश, पाहिकश, whatever, but they are called reyots. Did come for Britishers. So reyots, who's reyots? Actual cultivators. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दे हैव द लैंड राइट्स, बट हाँ सही मायने में खेत में फसल यही पैदा कर रहे हैं। ठीक है, चाहे वेदर दे आर पाहिकस्त और खुदकश, खुदकस्त मतलब खुद की जमीन है, पाहिकस्त इज व्हेन दे आर रेंटेड। ठीक है, खैर, रियोट्स द एक्चुअल कल्टिवेटर बिकेम राइटलेस, यही तो हुआ, यही बात की थी हमने ना, रियोट्स बिकेम राइटलेस, they became rightless. Riots became rightless. ठीक है, एंड
and are now tenants without occupancy rights. So riots became rightless and are now tenants without occupancy rights. आगे इन ब्रैकेट लिख लेना, दे कैन बी रिमूव्ड विदाउट नोटिस। आज मैं जमींदार हूँ, आई हैव दैट लैंड, कल को मैं किसी रेवट के घर जाऊँ, बोलूँ कि भाई कल से खेती करने मत आना, दिख मत जाना, बहुत मारूंगा, है ना। ठीक है, विदाउट नोटिस। जमींदार को, हाँ मैंने वही बोला ना कि देखो लैंड राइट्स इज लीगल दिस थिंग। पहले ऑक्यूपेंसी मतलब दैट लैंड आप उस पर खेती वेती कर रहे हो, लेकिन आप उसको क्या नहीं कर सकते। ऑक्यूपेंसी राइट्स इज दैट कि व्हेन यू कैनॉट लीज इट, कैनॉट सेल इट, कैनॉट मोर्टगेज इट, सिर्फ खेती कर सकते हो आप, और आपका ही परिवार खेती करेगा बिकॉज इट्स मे बी हेरिडेटरी, लेकिन यू आर नॉट द एग्जैक्ट ओनर और एक्चुअल ओनर, नॉट द लीगल ओनर, ऐसे बोलो। यू आर नॉट द लीगल ओनर बट हियर दे आर द लीगल ओनर्स, दिस इज द डिफरेंस। ऑक्यूपेंसी राइट्स मतलब जो आप उस पर काम वाम चला रहे हो लेकिन इट डजंट बिलोंग टू यू, belongs to the king. So you are not the legal owner, then you are the occupancy right. If you are the legal owner, so obviously अब now you can do anything with that land. खुद कष्ट, या देखो खुद है ना, खुद कष्ट, तो इट इज गुड में, हाँ बिल्कुल। अब देखो किंग से होता था खुद कष्ट, क्या होता है, जैसे मान लो कि आपने राजा को बचा लिया, कहीं राजा जा रहे थे, उन पे शेर ने अटैक कर दिया, आपने शेर को मार दिया। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, तो राजा ने उसको ऐसे बोला कि नाउ यू आर द ओनर ऑफ दिस लैंड, मतलब ऑब्वियसली राजा इज स्टिल द ओनर, बट जैसे देखो देखो समझाता हूँ आपको, सपोज दिस इज द किंग, सारी लैंड इसकी है ना। एक लैंड इसने दे दी प्राइमरी जमींदार को, उसका एक्सेस दे दिया कि तुम पैसा वसूलना। एक लैंड इसने डायरेक्ट दे दिया किसी पर्सन को कि भाई तुम इस पे खेती करो और तुम डायरेक्ट मुझे रेवेन्यू पे करते रहना। ये भी पॉसिबिलिटी है कि नहीं। ये प्राइमरी जमींदार क्या कर रहा है, पीजेंट से वसूल रहा है। हो सकता है किसी किसान को डायरेक्टली ये जमीन मिल गई हो सकता ना ये पॉसिबिलिटी। सो दैट किसान विल बी नोन एज खुद कष्ट, और ये किसान अगर किसी को हायर कर लेता, दैट किसान विल बी कॉल्ड एज पाही कष्ट। सिंपल, ठीक है, समझ आया आकाश? समझ आना चाहिए, ठीक है ओके। तो ऑक्यूपेंसी राइट्स है ना, ओके। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, पैसे मतलब करके लिख लो। EIC आस्क्ड 10/11 ऑफ द टैक्स, मतलब 10/11 ऑफ द प्रोडक्शन एट द टैक्स, ठीक है। एंड इट विल लेड टू, नाउ जमींदार्स विल आस्क मोर टैक्स टू द पेजेंट्स। यही तो काम होगा भाई, अगर मैं ज्यादा पे करूंगा तो जिसको मैंने दे रखा मैं उससे ज्यादा वसूलूंगा। समझ आया कि नहीं आकाश? नहीं समझ आया ना, अच्छी बात है। समझाता हूँ, पेजेंट्स देखो होगा क्या, EIC ज्यादा पैसा किससे मांगी, जमींदार से। अब जमींदार खुद तो खेती कर नहीं रहा, भले लैंड मेरा हो गया, मैं खुद थोड़ी खेती करने चला जाऊंगा कि भाई हजारों बीघे लैंड है मैं उसमें खुद खेती कर रहा हूँ, कुदाल फावड़ा लेके लगा हुआ हूँ, नहीं होगा ना। मैं किसी को करवाऊंगा खेती किसी से, और जिसको मैं वो मान लो किराए पे दे दिया मैंने वो खेत पीजेंट्स को, ठीक, टेनेंट्स बोल सकते, किराएदार बोल सकते, किसी को भी वो मैंने किराए पे दिया, तो जिसको किराए पे दिया वो मैं उससे ज्यादा पैसा वसूलूंगा कि नहीं, ताकि मैं ज्यादा पे कर पाऊँ। यही तो हो रहा है ना। तो जमींदार विल आस्क मोर रेवेन्यू टू पीजेंट्स एंड विच विल लेड टू ऑपरेशन, यही तो हो रहा है। तो ऐसे बोलो, तो आई रेंट फ्रॉम रियोट्स प्लस एक काम और होगा यहाँ पे, इलीगल अबवाब्स। इफ आई एम द लैंड ओनर, मैं तुम्हें ही क्यों दूं, इफ यू आर प्रॉमिसिंग मी सम अबवाब, इलीगल थिंग, कि भाई एक तो इतना पैसा दे ही रहा हूँ प्लस आपने मुझे दिया तो ये मिठाई के पैसे, इलीगल अबवाब्स भी बढ़ेंगे कि नहीं। भाई एक चीज बताओ आप मुझे, इलीगल अबवाब्स, जब मैं सिर्फ रेवेन्यू वसूलने आता था आपके घर,
तब भी आप मिठाई के पैसे देते थे मुझे, तब तो मैं ओनर भी नहीं था लैंड का। नाउ इफ आई एम द लैंड ओनर, अब तो आपको देना ही देना चाहिए। नहीं दोगे तो फिर क्या करूंगा, विदाउट नोटिस हटा के किसी और को लैंड दे दूंगा। भाई तुम्हारे बगल में किसी और का घर होगा, उसको बोलूंगा कि काम कर, बगल वाली जमीन तेरी है, ये जमीन भी चाहिए क्या तुझे? लेकिन हाँ साहब चाहिए, क्या मिठाई का पैसा दो, बात खत्म। तो तुमको नहीं तो वो सही, ठीक है ना। तो उसकी वजह से ये दो चीज़ें बढ़ेंगी, एक तो हाई रेंट होगा एंड देन इलीगल अबॉर्ब्स, इनका कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। एंड दिस इज द, इट विल बी नोन एज टूल्स ऑफ ऑपरेशन बाय द जमींदार्स। की ज़रूरत से ज़्यादा पैसा मांगो उनसे क्योंकि आपको ज़्यादा पे करना है। अब यहां से एक आउटकम निकल के आता है दैट रियोट्स आर कॉल्ड एज टेनेंट्स एट विल। है कि नहीं? टेनेंट्स एट विल, जब मेरा मन होगा निकाल के फेंक दूंगा। जब तक मेरा मन है यू आर माई टेनेंट, जब मेरा मन नहीं होगा नो मोर, भागो। ठीक है, तो रोथ्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज टेनेंट्स एट विल because it completely depends on the will of the zamindar ki whether they are keeping them or not, they can remove any time without notice। ठीक है, अच्छा इसके आगे लिखना चाहो दे कैन बी रिमूव्ड एनी टाइम एट दियर विल। जब भी जमींदार चाहेगा एट दियर विल ही कैन रिमूव दोस टेनेंट्स और द रोड्स और जो भी बोलो। ठीक है, अब इसने थोड़ा तो आग लगा दी थी, अब इसके आगे आता है कौन आफ्टर हिम, हु इज नेक्स्ट आफ्टर कॉर्नवालिस, एक और दानो जानवर। ठीक है, देन कम्स वेलेस्ली, उसने कहा आग लगी हुई है घी डालते हैं इसमें थोड़ा। ठीक है, देन कम्स वेलेस्ली, देखो इस चीज को कंटिन्यू रखेगा, परमानेंट सेटलमेंट को ये कंटिन्यू करेगा वेलेस्ली। वेलेस्ली, देन कम्स वेलेस्ली, टाइम वाइम देख लेना जो भी हो। व्हाट इज द टाइम? 9805। 1799 में आता है वेलेस्ली, मतलब हालांकि टाइम पीरियड इसका ये है 98505। देन इन 1799 देन कम्स वेलेस्ली, और ये सिस्टम कंटिन्यू रहेगा परमानेंट सेटलमेंट का। ठीक, अब देखो अगेन क्या है, अथॉरिटेरियन है, यही तो वेलेस्ली इज व्हाट अथॉरिटेरियन, तो ये अथॉरिटी देना चाहेगा। अब देखो आप, तो ये देख रहा है कि भाई इतने ज्यादा रिवोल्ट्स वगैरह क्यों रहे हैं, क्योंकि किसानों के रिवोल्ट बढ़ चुके होंगे। कर क्या रहे हो भाई, इफ यू आर ऑप्रेस्ड तो यू कैन रिवोल्ट। अब ये देखेगा कि वाई सो मेनी एक्शंस आर टेकिंग प्लेस और वाई सो मेनी रिवोल्ट्स आर देयर। ठीक है, सो ही इज सीइंग कि भाई इतने क्यों रिवोल्ट्स हो रहे हैं, जरा हम रिव्यू करें कि व्हाट इज द प्रॉब्लम इन द परमानेंट सेटलमेंट, व्हाई देयर आर सो मेनी। ठीक, तो उसने देखा कि बहुत सारे रिवोल्ट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जमींदार के पास जमीन है। उसने बोला भाई ये तो बड़ी गलत हो रहा है, तो टेक्निकली होना क्या चाहिए, जमीन पीजेंट्स के पास होनी चाहिए, है ये तो होना चाहिए टेक्निकली, भाई जो उस पर खेती कर रहा है उसके पास होनी चाहिए। तो इसने क्या किया, सोचो ये क्या करेगा, अच्छा आदमी अथॉरिटेरियन, सोचो सोचो क्या करेगा। ठीक है, इसकी वजह से अच्छा चलो मैं बोल रहा हूँ कि चलो इफ समवन इज वेलेस्ले कम्स टू दिस क्लास, आप लोग किसान हो, ठीक है, वो पूछ रहा है कि अच्छा चलो चलो मैं वेलेस्ले ठीक है, अब नाउ आई केम टू द क्लास, आप सब परेशान हो, लगातार रिवोल्ट कर रहे हो, मार काट रहे हो। मैंने कहा भाई क्या दिक्कत आ रही है, तो क्या बोलोगे सौरभ बताओ। प्राइमरी जमींदार आर द लैंड ओनर्स, तो क्या बोलोगे, चलो रंजना तुम बताओ। हाँ हाँ, यू आर पीजेंट, आई एम वेलेस्ले, लैंड भी ले ली है ना, तो फिर उसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए, लैंड वापस कर दो, है ना, यही सोल्यूशन होना चाहिए। गलत, अब मैं क्या करूंगा, जमींदार को पुलिस राइट दूंगा, जो ऐसा बोले मारो पहले इसको, और तब तक मारो जब तक वो ना कह दे कि लैंड राइट तुम्हारे हैं। ठीक है, ऐसा बहुत लोगों ने बोला, उसने पूछा कि देखिए पहले सही में इनके मन में है, तुमको लगता है कि हम अथॉरिटेरियन, मैं तुमको फिर से ओनरशिप दे दूंगा। कहा तब तक मारो जब तक इसको जो है, जब तक भूत ना उतर जाए कि ठीक है लैंड तुम्हारा है। ठीक है,
तो होता है ना कि इंडियन पुलिस में कि वो हाथी को भी पीट पीट के बुलवा देगी, हाँ मैं कुत्ता हूँ। थोड़ा साइज बढ़ गया, हूँ मैं वही। तो वही चीज है, ठीक है। तो वेलेस्ले ही गेव पुलिस राइट्स टू जमींदार्स, है ना। वेलेस्ले के बारे में अगर आप ये सोच लो कि ये पीजेंट्स को जमीन लौटा देगा, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब पुलिस राइट्स में दो बातें मेन थी, ठीक है। देखो, एक तो इम्प्रिजनमेंट, तो रंजना यू आर ऑलरेडी जेल्ड, ठीक है। एंड द सेकेंड एक्शन इज सीजिंग द प्रॉपर्टी, सीज द प्रॉपर्टी ऑफ दैट पर्टिकुलर। अब वो प्रॉपर्टी किसी भी तरीके से हो सकती है ना, सीज द प्रॉपर्टी। अब जब आपने लैंड रेवेन्यू पे नहीं किया, पहले आपको डालूंगा जेल में ताकि कुछ 3-5 ना कर पाओ, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपके लैंड को ऑक्शन करना सुनूंगा, सबसे पहले घर बेचूंगा, फिर देखूंगा कि अच्छा चलो तुम्हारे पास गाय भैंस भी है, फिर उसको बेचूंगा, ठीक है। फिर मुझे पता है अच्छा किसी और के नाम पे जमीन खरीद के रखी है, फिर मैं उसको बेचूंगा, एक एक करके सब कुछ, ठीक है। प्लस देखो एडिशनली कि भाई इतना सब कुछ कर रहा हूँ तो कुछ तुम्हें अच्छा ट्रीटमेंट भी होना चाहिए, तो मार पिटाई इज एडिशनल, ठीक है। आफ्टर डूइंग दिस फिर मैं कायदे से कूटूंगा, फिर आगे ऐसा कुछ ना करो, ठीक। तो ऐसे लिख लो कि भाई मार पिटाई इज एडिशनल, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। तब तक मारो जब तक जिंदा है, मतलब ठीक है, मरने तक मत मार दो, लेकिन हाँ तब तक ठीक है, मार पिटाई एडिशनल की कर सकते हो आप, मारना पीटना वहीं से मारते हुए ले जाओ, घसीटते हुए ले जाओ, जैसे भी। जब कोई लैंड रेवेन्यू मतलब कोई भी अगर इफ देयर इज अ पर्सन कि कोई पेजेंट है, इफ ही इज नॉट पेइंग द रेंट, तो आई व्हाट कैन आई डू, पहले तो मैं उसको जेल में डालूंगा, जेल में डालने से अगर मान गया कि पैसा दे दूंगा तो ठीक है, नहीं माना देन आई सीज हिज प्रॉपर्टी, मतलब ऑक्शन कर दूंगा उसकी प्रॉपर्टी को, मतलब एग्जैक्टली द थिंग इज सीज द प्रॉपर्टी, मतलब उसकी कुछ पर्सनल बिलोंगिंग्स जो हैं, खेत की बात नहीं हो रही, घर, कैटल्स, सोने चांदी कुछ अगर छुपा के रखा हो जमीन वमीन में है, ठीक है। प्लस मार पिटाई इरेशनल कि ठीक है थोड़ा, ठीक है ज़्यादा उड़ रहे थे अब बराबर आ जाओ, ठीक है। अब इस वजह से जो पेजेंट्स होंगे वो बोलेंगे कि मरना तो है ही है, तो जो पेजेंट रिवोल्ट होगा वो चरम पे पहुंच जाएगा, इट विल लीड टू पेजेंट रिवोल्ट, व्हाट डू वी कॉल इट, कोबरा इफेक्ट। ठीक करने आया था पेजेंट रिवोल्ट, इसने उसको और बढ़ा दिया, ठीक है। तो पेजेंट रिवोल्ट और ज़्यादा बढ़ गए, जिसकी वजह से देर इज अ एक्ट, रेंट एक्ट के बाद लाया जाता है रेंट एक्ट बाई EIC 1859, आगे चल के मतलब काफ़ी टाइम बाद आएगा बट स्टिल कि ये पीजेंट रिवोल्ट्स को ही थोड़ा कि भाई जो टेनेंट्स हैं उनके लिए भी कुछ राइट्स होने चाहिए, वो राइट्स में डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। अब देखो इस रेंट एक्ट 1859 में क्या था, हालांकि है ये भी एक तरह का स्कैम ही, लेकिन हाँ ठीक है, थोड़े टाइम के लिए उनको शांत करने के लिए किसानों को, ठीक है। तो देखो तो क्या होगा, इसमें एक तो बात होगी कि जो लैंड ओनर होगा वो किसको बना दिया जाएगा, लैंड ओनर इज इक्वल टू टेनेंट्स, ठीक। जो खेत को जोत रहा है या जिसके पास लैंड है अभी, जो किराएदार हैं उनको लैंड ओनर्स बना दो, पहली बात। कंडीशन क्या है, ऐसे थोड़ी लैंड ओनर बन जाओगे, कुछ कंडीशंस होंगी। इफ यू आर कल्टिवेटिंग अ लैंड फॉर मोर देन 12 years देन यू विल बी द लैंड ओनर। आज के टाइम पे भी यही, अगर किसी प्रॉपर्टी में आप 12 साल से ज़्यादा रह लो तो नाउ यू कैन क्लेम दैट प्रॉपर्टी, ये आसानी से तो नहीं मिलेगी लेकिन चांसेस आर देयर, ठीक है। इसीलिए वन मोर थिंग, कभी भी रेंट एग्रीमेंट 11 महीने से ज़्यादा का नहीं मिलेगा आपको, कभी ये ध्यान दिया किसी ने, आप लोग खैर घर पे रहते हो नहीं पता होगा, रेंट एग्रीमेंट कभी भी 11 महीने से ज़्यादा नहीं मिलता, क्योंकि अगर 1 साल का रेंट एग्रीमेंट बन जाए देर इज सम अदर थिंग्स की, कोई अगर खुरा पेची दिमाग है तो वो काम कर सकता है है ना। खैर तो 12 साल इज द थिंग, तो देखो ये 12 साल वाला सीन वहां से चला रहा है, ठीक है। व्हाट इज द कंडीशन कि अगर आप 12 years तक किसी लैंड को कल्टीवेट कर रहे हो
या फिर किसी लैंड को आपने रेंट पे ले रखा है, तो आफ्टर 12 ईयर्स ऑटोमेटिकली दैट लैंड विल बी ट्रांसफर्ड टू यू, नाउ यू विल बी द लैंड ओनर। समझ आया? अच्छा लग रहा सुनने में? ठीक। जो जमींदार से वो चुप थोड़ी बैठेंगे। बताओ इसका तोड़ क्या निकाला जमींदार ने? हम्म? कैसे? कैसे? तो 12 साल बाद तो जमीन मेरी होगी ना, तो चेंज कैसे कर लेगा? देखो, जैसे ही 11 साल होता था वो हटा देते थे, ठीक है। तो अच्छा, मतलब डायरेक्ट ये मत लिखना, तो ऐसे लिखना कि दिस दिस एक्ट वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली। तो देर आर लाइक फ्लॉज इन दिस एक्ट, ठीक है ना, नॉट इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली। नॉट इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली। तो जैसे ही 11 साल होता था उसको क्या करता था, वो जमीन से ट्रांसफर करके, भाई एक जमींदार है, बहुत सारी जमीन, मान लो ये पर्टिकुलर लैंड को आप कल्टीवेट कर रहे थे, जैसे 11 साल में मैंने कहा एक काम करो, इसको किसी और के दे दो, तुम ये वाली जमीन ले लो, इसमें ज़्यादा अच्छा है ये, ठीक है। तो आफ्टर 11 ईयर्स, तो द लैंड वाज ट्रांसफर्ड टू समवन एल्स। फिर उससे 11 साल काम करवाया, 8-9 साल काम करवाया, 10 साल काम करवाया, उसको भी मैंने ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। अब ये काम हो रहा है इट विल लीड टू द ऑपरेशन ऑफ पिजेंट्स अगेन। थोड़े टाइम तक पिजेंट्स को खुशी हुई कि चलो ये काम हो गया, तो दिस थिंग अगेन लीड्स टू ऑपरेशन ऑफ पिजेंट्स एंड विच विल लीड टू द कंटिन्यूएशन ऑफ द लैंड पिजेंट रिवोल्ट। खत्म नहीं हुआ पिजेंट रिवोल्ट, है ना। तो अगेन इट लीड्स टू द ऑपरेशन। थोड़े टाइम में पिजेंट्स को ये बात समझ आ गई कि भाई ये तो एक फ्लॉ है इसमें, कि 12 साल से पहले हटा दिया तो। और अगेन दोज आर अगेन व्हाट डू वी से, अभी हमने एक बात की थी ना कि टेनेंट एट विल, अभी भी बात तो वही है ना, जब मेरा मन हटा दूंगा। तो ऑपरेशन एंड विच लेड टू कंटिन्यूएशन ऑफ पी आर, पीजेंट रिवोल्ट। तो इससे भी पीजेंट रिवोल्ट वाली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। यहाँ तक प्रॉब्लम, यहाँ तक ठीक है, क्लियर है। अब इसमें क्या हुआ, अब देखो पीजेंट रिवोल्ट अगेन बढ़ रहे हैं, चीजें बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं। 1857 में पूरा एक तरह से फट पड़े सब, अब सबको समझ आ गया कि इट्स प्रॉब्लम। देन 1885 में फाइनली, देखो अभी भी इसमें भी होगा, फाइनली कम्स बंगाल टेनेंसी एक्ट। देन कम्स बंगाल टेनेंसी एक्ट। बंगाल में ही ज़्यादा पीजेंट्स हैं, बंगाल में ही ज़्यादा फर्टाइल लैंड्स हैं, इसलिए जो भी चीज़ें हो रही हैं बंगाल में हो रही हैं, मैक्सिमम चीज़ें, है ना। खैर, यहाँ पे क्या कर दिया गया, टेनेंट्स आर द राइटफुल ओनर्स। ऐसे लिख के करते थे, जैसे कई सारी यूट्यूब वीडियोस में आपको एकदम, आपको ऐसे ऊपर दिखेगा, क्या बोलते हैं उसको, थंबनेल, कि भाई एकदम रेलेवेंट चीज़ है, उसमें अंदर क्लिक करोगे तो कुछ और ही बता रहा होगा, ठीक है। जैसे कभी आप, किसी ने पता नहीं देखा है कि नहीं, जैसे स्पेशली क्रिकेट की वीडियोस में कि एकाएक से पाइथन घुस गया, वो युवराज सिंह को खा जा रहा है है ना, शेर घुस गया फील्ड में, धोनी के ऊपर ऐसे पंजा रख के खड़ा है, अंदर खोलोगे तो कुछ और ही बात चल रही होगी। तो ये ऊपर से टैगलाइन ऐसे आती थी कि नाउ यू आर द टेनेंट, राइटफुल टेनेंट्स, ठीक। अब इसकी कंडीशन देखो, व्हाट आर द कंडीशंस। वो 12 साल वाली कंडीशन स्टिल देयर, ठीक। 12 ईयर्स, अगर 12 साल तक किसी एक ही गांव में आपने इवन अलग अलग जमीनें भी कल्टीवेट की हो, लेकिन विद इन द सेम विलेज, ठीक है ना। तो इफ 12 ईयर्स विद इन द सेम विलेज इफ यू आर कल्टीवेटिंग द लैंड्स, तो जो लास्ट लैंड होगी जिसको आपने कल्टीवेट किया होगा दैट विल बी योर्स। समझ आया? तो इफ लैंड इज कल्टीवेटेड विद इन द विलेज, विद इन वन विलेज लिख लो आप, विद इन वन विलेज, तो जो लास्ट लैंड कल्टीवेटेड होगी, लास्ट कल्टीवेटेड लैंड विल बी पीजेंट्स, कर लो आप।
आकाश ये बात समझ आई? एक ही, जैसे मान लो कि एक ही गांव में आप जो है लगातार 12 साल तक अलग अलग खेत पे भी कर रहे हो, एक ही गांव होना चाहिए, गांव बदलना नहीं चाहिए। अगर गांव बदल गया तो फिर देयर इज अ डिफरेंट थिंग। उसी गांव में तो जो आखिरी जमीन 12वें साल जो जमीन तुमने कल्टीवेट की वो जमीन तुमको मिल जाएगी। ठीक है, सो दिस इज द थिंग कि अगर 12 साल तक आपने एक ही गांव में जमीन को कल्टीवेट किया तो जो लास्ट जमीन होगी वो आपको मिल जाएगी। अब सोचो कि इफ हम जमींदार, तो 12वें साल में मैं आपको कौन सी जमीन दूंगा जो सबसे छोटी होगी मेरे पास, यूजलेस। तो करो कल्टीवेट, रख लो, क्या फर्क पड़ता है। देयर इज अ चांस कि ना कि मैं ऐसा कर सकता हूँ कि भाई चलो मैं कहता हूँ कि अब तुम्हारे रिवोल्ट को भी मुझे ऑपरेस करना है तो मैं चलो गांव से ट्रांसफर नहीं कर रहा तुम्हारा, लेकिन मैं ये तो कर सकता हूँ कि मेरे पास जो सबसे खराब जमीन का टुकड़ा होगा मैं उस पर लगा दूंगा तुम्हें, लो करो इसको कल्टीवेट, रख लेना बाद में। कल को तुम ही आओ कि भाई रख लो इसको, इससे अच्छा तुम्हारे ही पास रहे, कोई दूसरी जमीन दे दो। क्योंकि इसके बाद तो रिलेशन बिगड़ने ही है भाई, जिसमें जिसके लिए आप नौकर का काम करते थे उसी के जमीन के ओनर बन जाओ, रिलेशन बिगड़ेंगे। ठीक है, तो उसको लगेगा कि इससे अच्छा रिलेशन बना के रखो, ये जमीन वमीन खराब ही है वैसे भी, कोई फर्टाइल लैंड ले लो, कम से कम कुछ तो काम चलेगा। सो दिस इज द थिंग। खैर, इस चीज से, दिस परमानेंट सेटलमेंट, इससे दो बड़े लोगों को बहुत फायदा हुआ, मतलब इनकी फैमिलीज को। द फर्स्ट पर्सन इज राजा राय, राजा राम मोहन राय। इनकी फैमिली को इसमें बहुत सारी ज़मीनें मिली परमानेंट सेटलमेंट के टाइम पे, इनके परिवार वाले भी जमींदार थे, इनको बहुत सारी ज़मीनें मिली, तो राजा राम मोहन राय की फैमिली को। एंड देन रविन्द्रनाथ टैगोर, टैगोर के दादाजी को, एंड दादाजी वॉज तो हिज नेम वॉज द्वारका नाथ टैगोर, द्वारका नाथ टैगोर। इनको भी काफ़ी सारी ज़मीनें मिली थी। ठीक है, ये ऐसा एडिशनल है, इसको याद रखना ज़रूरी नहीं है, बट हाँ जानते रहो आप कि इससे ये कर क्या रहे हैं। देखो ये इन लोगों को अपने लिए लॉयल बना रहे हैं कि इनको कहीं ना कहीं, जैसे राजा राम मोहन राय मतलब साथ में मिले, देन सती प्रथा, एंड दिन दीज थिंग्स आर डिफरेंट, बस दे आर इंटर, मतलब अंदर से ये लोग ये सोचते थे कि ब्रिटिशर्स आर नॉट बैड फॉर इंडियंस। ठीक है ना। खैर ये बहुत डिबेट वाला टॉपिक है, इस पे नहीं जाते हैं, इससे तो मत पूछना। हाँ, मतलब देखो वही मैं कह रहा हूँ कि देखो एक चीज होता है कि जैसे किसी भी चीज को या तो आप कंप्लीटली डिनाई करो। देखो दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं कि जैसे आप कुछ भी अच्छा कर लो कि वो आपको नहीं पसंद करते तो नहीं करेंगे। देन देयर आर पर्सन्स जो आपके अच्छे कामों को अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन आप अगर कुछ गलत काम करोगे तो उसको अपोज करेंगे। और एक अच्छा दोस्त भी वही होता है, इफ यू आर डूइंग समथिंग गुड ही विल अप्रिशिएट यू, इफ यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग तो वो बोलेगा कि भाई एक काम कर, दोस्त नहीं रहेंगे अब हम, अब काम खराब हो रहा है। तो दिस इज द थिंग, जब ब्रिटिशर्स कुछ अच्छा इनिशिएटिव लेंगे, जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल रेलवेज, हालांकि ये बनाया उन्होंने अपने लिए था, ये कुछ भी हमारे लिए नहीं था, लेकिन इट वाज अ गुड इनिशिएटिव। आज तो कम से कम वो गुड इनिशिएटिव साबित ही हो रहा है रेलवेज। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ बनाई, बिल्डिंग्स बनाई, ब्रिजेस बनाए, ग्रैंड ट्रंक रोड बनाई, मतलब बनाई तो सूरी ने थी। खैर, तो ये सारी चीज़ें मतलब कुछ ना कुछ हमारे हित में थी, तो जो काम अच्छा हो रहा था, जैसे हमारे पढ़ाई लिखाई पे काम कर रहे थे, सती प्रथा को बैन किया, तो ये काम हमारे लिए अच्छे थे ना, तो हम उसमें उनका सपोर्ट करेंगे। एज अ इंडियन सोसाइटी आप सोच के देखो कि सती प्रथा जो है विदाउट अंग्रेजों के पॉसिबल नहीं था हटाना, क्योंकि कोई अगर राजा वगैरह करते तो अगले दिन राजा को मार देते लोग, सोच के देखो। और वो राजा लोगों के डर से करता भी नहीं शायद। इनको क्या था, ये भाई अथॉरिटेरियन टाइप के कि भाई वी आर द सुप्रीम, आप हमें ला करके प्रूव करो कि आपको वेदों में ये चीज़ नहीं लिखा है, मैं तुरंत हटा दूंगा इसको। डायरेक्टली क्लैश भी नहीं करना, प्लस ये बताऊं कि भाई आपके वेदों में ये बात नहीं है, तो इसीलिए राजा राम मोहन राय ने सारे वेद उपनिषद पुराण जितनी भी चीज़ें थी सब पढ़ी, कहीं भी सती प्रथा का जिक्र नहीं मिलता। उन्होंने बोला कि भाई ये कुप्रथा है। ठीक है, एंड देन रिमूविंग द हेयर्स की, जैसे पति की डेथ हो जाती तो विधवाओं के जो है सर पे बाल नहीं होते थे, मुंडन कर दिया जाता था, अगेंस्ट आवर लाइक वेदास एंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स, यहाँ कहीं नहीं लिखा है, तो उसको भी इन्होंने बंद किया धीरे धीरे, है ना। हाँ, रीमैरिज, तो मतलब ये सारी चीज़ें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है, तो ठीक है, अब इफ़ इट्स नॉट इन योर वेदास वी आर ओके विद इट, हम इसको कर देंगे अलाउ।
हाँ आकाश, कुछ पूछ रहे हो? ठीक है। कहाँ तक पहुँचे हम? ओके, यहाँ तक हो गया ना। तो ये कुछ पर्सन्स थे जो इनसे बेनिफिटेड होके। आज जरा आते हैं रेवतवाड़ी पे। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी खत्म करते हैं रेवतवाड़ी। एंड इट वाज बाय सर थॉमस मुनरो। सर लिखो ना लिखो अपने ऊपर है, मैं थॉमस मुनरो ही लिखूंगा। ठीक है, बाय थॉमस मुनरो। दिस पर्सन, ही वॉज वन ऑफ द फ्यू जो कि ब्रिटिश नहीं था, ही वॉज स्कॉटिश। पहली बात, ही वॉज स्कॉटिश। तो ये थोड़ा जो ब्रिटेन वाले लोग होंगे उनसे कम इन्फ्लुएंस्ड होगा, स्कॉटिश। अनदर थिंग, ही वॉज ओरिएंटलिस्ट। मतलब वो कोशिश करेगा कि जो इंडिया का इंडियन सिस्टम एंशिएंट उसको रिस्टोर करो। ठीक, तो थॉमस मुनरो, अनदर थिंग, ही इज ओरिएंटलिस्ट। तो ऑन पेपर तो ये अच्छा दिखेगा। अनदर थिंग, दिस गाय इज नॉट द गवर्नर, ही इज अ सीनियर ऑफिशियल इन ईआईसी। सीनियर ऑफिशियल इन ईआईसी। ठीक है, तो ये कुछ बातें हो गई इसकी। तो सबसे पहले रियोतवाड़ी लाया गया था 1801 में। सबसे पहले ये आया मद्रास में। मद्रास में अलग से सिस्टम लाने की क्या जरूरत पड़ गई, क्योंकि मद्रास में उतने फर्टाइल लैंड्स नहीं थे, तो परमानेंट सेटलमेंट करना इज नॉट पॉसिबल। तो इसलिए रियोतवाड़ी लाएगी, ये उसका थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन। ठीक, तो फर्स्ट इट केम इन मद्रास, आफ्टर मद्रास इन बॉम्बे। बॉम्बे का ईयर अभी बताता हूँ, आई थिंक 1835 या ऐसे कुछ है, अभी बताता हूँ आगे, कहीं ना कहीं लिखा होगा मैंने। ठीक है, खैर, बॉम्बे, मद्रास, देन कम्स सिंध, सिंध, देन इन कुर्ग, एंड देन आफ्टर दैट इन असम। तो ये है इसका कंटिन्यूएशन, एक एक करके पायलट बेसिस पे लाया, चेक किया काम कर रहा है, यहाँ भी ला दो, यहाँ भी ला दो, यहाँ भी ला दो। ठीक है, तो पायलट बेसिस पे ये सबसे पहले मद्रास में। तो अच्छा, अब थॉमस मुनरो को अगर कोई चीज लानी है, पहली बात तो वो गवर्नर नहीं है तो खुद से नहीं ला सकता, तो ही कन्विंस द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी, पैसा वही देते थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बोलो, कैश ऑन डिलीवरी बोलो, कुछ भी बोलो। तो कन्विंस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कि इंस्टेड ऑफ दिस परमानेंट सेटलमेंट अप्लाई दिस रेवतवाड़ी सिस्टम इन दीज एरियाज। ठीक, फॉर मद्रास उसने बात की थी, आगे चल के बहुत सारी जगहों पे हुई कि इंस्टेड इंस्टेड ऑफ परमानेंट सेटलमेंट अप्लाई रेवतवाड़ी इन मद्रास। अब इसने उसके अच्छे खराब चीज़ें बताई, समझते हैं आगे क्या क्या है, बट फिलहाल इसने कन्विंस कर लिया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, उनको लगा कि हाँ भाई आइडिया अच्छा है तुम्हारा, शॉर्टफॉल भी है रेवेन्यू में मद्रास से, तो हाँ ठीक है, तुम्हारी बात ठीक लग रही है, इसको करके देखते हैं। ठीक, अब देखो रेवतवाड़ी, मैंने रेवत्स का मतलब बताया था एक्चुअल कल्टीवेटर्स, तो इट इज समथिंग टू डू विद देम। बात से समझ आ रहा है? तो इसने क्या बोला कि जो एंशियंट इंडिया था, एंशियंट इंडिया में जो राजा होते थे वो अपनी प्रजा से डायरेक्ट टैक्स वसूलते थे, यही तो था, कोई इंटरमीडियरी नहीं था बीच में, लाइक मैसूर। तो इसने बोला कि रिमूव द इंटरमीडियरीज। रिमूव द इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज कौन है? जमींदार्स, वेदर दे आर प्राइमरी और दे आर इंटरमीडियरी। ठीक, प्राइमरी जमींदार इज छोटा जमींदार, उसके ऊपर इज इंटरमीडियरी जमींदार, तो इनको हटा दो। सेम काम टीपू डिड। इससे क्या होगा, डायरेक्ट रेवेन्यू मिलेगा तो बिचौलियों वाला पैसा बच जाएगा, रेवेन्यू में थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, बात अच्छी लगी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। तो हु विल बी द एक्चुअल लैंड ओनर्स? रियोट्स, रियोट्स विल बी द एक्चुअल लैंड ओनर्स, और यू कैन से द एक्चुअल कल्टीवेटर्स ऑफ द लैंड। बेसिकली देखो उल्टा कर रहा है, वहां पे जमींदार्स को बनाया था, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस रेवतवाड़ी एंड देन परमानेंट सेटलमेंट, कि वहां पे बनाया जा रहा जमींदार्स को, यहाँ पे बनाया जा रहा किसानों को, पीजेंट्स को, एक्चुअल कल्टीवेटर्स को। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस।
प्राइमरी जमींदार प्लस और इंटर, अच्छा सीओडी के नीचे, अच्छा ये एंशियंट इंडिया। इसने क्योंकि क्यों एंशियंट इंडिया की बात करा, बिकॉज इज ओरिएंटलिस्ट, तो ये पुराने इंडिया को रिस्टोर करना चाहता है। तो पुराने टाइम पे क्या था कि कोई भी बिचौलिए नहीं होते थे, सीधा लोग ला करके राजा को पे कर देते थे, बात खत्म, जिसके पास जितना होता था, है ना। खैर यहाँ पे वो सीन नहीं होगा जिसके पास जितना है। अच्छा अब देखो, हाँ देखो, तो इसने बोला, थॉमस मुनरो ने, इसने बोला कि देखो अभी लैंड रेवेन्यू कलेक्शन का क्या सीन है, किसान जमींदार को देगा, जमींदार ला करके राजा को देगा। तो क्यों ना हम ऐसा करें, पुराने जो भारत का टाइम था वहां पे कोई ये बिचौलिए नहीं होते थे, जमींदार का कोई सीन नहीं था, लोगों के पास जो पैसा होता था वो सीधे ला करके राजा को पे कर देते थे। तो ये उसी सिस्टम को दोबारा लाना चाहता है। तो ये बोलता है कि जो ये जमींदार वगैरह है, जो जमींदार प्राइमरी हो चाहे इंटरमीडियरी हो, इनको हटा दो और जनता से क्या करो, डायरेक्ट पैसा वसूलो। इफ़ यू आर एन IRS ऑफिसर, आप भी यही करोगे भाई, अब डायरेक्ट पैसा वसूलोगे, कोई बिचौलिया वगैरह थोड़ी होगा, मतलब मान लो सरकार के लिए कर रहे हो, बट स्टिल यू विल बी डायरेक्टली वसूलिंग, मतलब ये लोग EIC के लिए वसूल रहे हैं और आप लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए वसूलोगे, तो यू आर वसूली भाई। ठीक है, तो आप डायरेक्ट वसूलोगे पैसा। सेम थिंग इज हैपनिंग हियर, कि कोई भी बिचौलिया नहीं होगा कि आप IRS ऑफिसर, आप 4 लोगों को और खड़ा कर दो कि भाई तुम पैसा ला ला के मुझे दो, मैं ला करके फिर इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दूंगा, ऐसा नहीं, डायरेक्ट वसूलो। ठीक है, तो कंसेप्ट इज कि जो रेट्स हैं उनको बना दो एक्चुअल लैंड ओनर्स। अब मद्रास का सीन देखते हैं कि ये हो क्यों रहा है, व्हाई इट्स हैपनिंग। तो इन मद्रास वी डू नॉट हैव बिग जमींदार्स। ठीक, बिग जमींदार्स आर नॉट देयर, क्योंकि जहां पे बिग जमींदार होंगे नहीं होंगे वहां परमानेंट सेटलमेंट करने का कोई मतलब ही नहीं। सोच के देखो, इफ यू आर अ जमींदार, आपके पास छोटी सी जमीन है, आपके बगल में एक और जमींदार जिसके पास छोटी सी जमीन है, तो मैं अगर उनको ओनर बना भी देता तब भी आई हैव टू डील विद थाउजेंड्स ऑफ देम। अनलेस की बहुत बड़ी जमीनें होती तो 10-15 लोग से डील करना आसान था। अब मैं 1000 लोगों को लैंड ओनर बना दूं, फिर चलूं मैं सबसे माथापच्ची करूं, तो कोई फायदा है नहीं। तो हेंस एज ऑफ टैक्स कलेक्शन नॉट पॉसिबल, एज ऑफ टैक्स कलेक्शन नॉट पॉसिबल, बिकॉज अगर मैं उनको लैंड ओनर बना भी देता हूँ तो आज जहाँ 10,000 लोग हैं, हो सकता है उसकी जगह 5,000 लोग बचे, स्टिल इट्स अ चैलेंज। कि 10,000 से वसूलना चैलेंज था तो 5,000 से वसूलना भी स्टिल इट्स अ चैलेंज। ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ देखो, मद्रास के लैंड्स आर लेस फर्टाइल। डेक्कन वाला रीजन है, ऐसा नहीं कि फर्टाइल नहीं है, लेकिन आप बंगाल से कंपेयर करके देखो, दे आर लेस फर्टाइल। सही बात है ना। अब एक बात बताओ, यहाँ पे जो टैक्स कलेक्टर्स थे डेक्कन वाले रीजन में, उनको क्या बोलते थे, एक टर्म लिखवाया था आपको, पॉलीगार्स, याद है। तो दीज आर द टैक्स कलेक्टर्स हियर इन डेक्कन रीजन। ठीक है, मद्रास में पॉलीगार्स आर देयर। कौन सा, अच्छा बिग जमींदार। तो देखो मद्रास का क्या सीन है, यहाँ पे बड़े जमींदार नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लैंड एरिया ही ज़्यादा नहीं है, छोटे छोटे लैंड्स हैं। अब छोटे छोटे लैंड्स रखने वालों को अगर मैं लैंड ओनर बना भी दूँ, फिर भी आई हैव टू डील विथ थाउजेंड्स ऑफ देम, तो मेरा फ़ायदा क्या हुआ। बात तो तब बनती जब बड़े लैंड ओनर्स होते, 8-10 लोगों में ही पूरा एरिया कवर हो जाता, तब तो मुझे आसानी होती टैक्स कलेक्ट करने में। अब जब 1000 लोगों को मुझे बनाना है ओनर, तो मतलब परमानेंट सेटलमेंट इज़ नॉट वर्किंग हियर। भाई चाहे मैं 1000 लोगों को बिचौली एज अ बिचौलिया मैं 1000 लोगों से वसूलूं, या फिर मैं 2-4 हज़ार एक्स्ट्रा करके सीधा उन्हीं से ले लूं, कम से कम इनका पैसा बच जाएगा। तो यहाँ पे इनका क्या कंसेप्ट है, जो टैक्स कलेक्टर्स हैं पॉलीगार्स, रिमूव देम। ठीक है, रिमूव दिस। वही मैं कह रहा हूँ ना कि यही तो कर रहे हैं, देखो आप। तो जैसे सोच के देखो, डेक्कन इज नॉट वेरी फर्टाइल रीजन। तो ऑब्वियसली जो यहाँ के पीजेंट्स होंगे वो कम पैसा पे कर रहे होंगे ऑलरेडी। भाई अगर आपके खेत में ज़्यादा फसल पैदा नहीं होगी तो आप ऑलरेडी कम पैसा पे कर रहे हो। वो कम पैसा भी डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास नहीं पहुँच रहा, क्यों, क्योंकि देयर आर इंटरमीडियरीज। कुछ पैसा जमींदार रखेगा, मान लो मेरे 50 रुपए की फसल पैदा हुई, 20 रुपए मैंने टैक्स दे दिया। अब टेक्निकली वो 20 रुपए EIC को मिलने चाहिए, लेकिन उसमें से 10 रुपए रख लिया जमींदार ने, तो 10 रुपए सिर्फ EIC को मिल रहे हैं।
तो रीज़न क्या है इन बॉलीगार्ड्स को हटाने का? रीज़न एक ये भी है कि जो शॉर्टफॉल है रेवेन्यू में, कहीं ना कहीं उसको रिड्यूस किया जा सके। यही तो होगा, जो बिचौलियों का पैसा बचेगा, मेहनत तो इनको करनी ही पड़ेगी। जैसे मान लो कि इनको टैक्स कलेक्ट करने के लिए 8 किलोमीटर जाना पड़ता था, अब 10-12 किलोमीटर जाना पड़ेगा, स्टिल द सेम थिंग, कम से कम एक्स्ट्रा पैसा आएगा ना। तो पॉलीगार्ड्स को रिमूव करने का रीज़न क्या है? कि टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाना, टैक्स रेवेन्यू में थोड़ा सा इंक्रीज करना, ताकि जो ये पॉलीगार्ड्स का खर्चा आ रहा था ये बच जाए, डायरेक्टली वसूलना। एक चीज और सोच के देखो, इफ यू आर रिमूविंग द पॉलीगार्स, इट विल लीड टू द स्ट्रॉन्ग स्टेट कंसेप्ट। कैसे? जो पॉलीगार्स जो है इलीगल अबवाब्स एंड ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स वो कर रहे थे, अब सिर्फ जो है पेजेंट्स क्या करेंगे? सिर्फ टैक्स पे करेंगे, ठीक है ना, सिर्फ टैक्स पे करेंगे। अनदर थिंग, दे विल बी लॉयल टू द ईआईसी नाउ। पॉलीगार्स को जानते थे, नाउ दे नो ईआईसी कि भाई ये लोग बड़े अच्छे हैं, कुछ इलीगल पैसा वैसा नहीं लेते हैं। आगे चल के इफ़ देर इज़ एनी प्रॉब्लम, तो वो ईआईसी के अगेंस्ट जाने से पहले सोचेंगे, सोचेंगे कि नहीं, बिकॉज दे आर बिगर अथॉरिटी देन पॉलीगार्स एंड दे आर बीइंग पोलाइट टूवर्ड्स देम कि भाई मुझे कुछ इलीगल नहीं चाहिए, इतना टैक्स रेवेन्यू बनता है, ये तुम पे करते रहो ना, मैं तुमको परेशान करूंगा ना तुम मुझे करना, ठीक है ना। लीड्स टू द स्ट्रॉन्ग स्टेट। और एक तरह से ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई जैसे आपने अपनी कंपनी में शेयर्स दिए थे लोगों को, अब वो शेयर्स आपने वापस ले लिए, योर कंपनी इज बिकमिंग मोर स्ट्रॉन्ग, मोर स्ट्रॉन्ग बिकॉज यू आर अ सोल ओनर, है ना। तो अच्छा, वन मोर थिंग इज, अब आप ऐसे बोल सकते हो कि रियोत्स आर इज इक्वल टू लैंड ओनर्स। इट इज इन मद्रास, बॉम्बे का सीन अलग है, बॉम्बे का बताता हूँ आपको। अब बिकॉज, अच्छा एक और चीज, मतलब जो स्ट्रॉन्ग स्टेट वाला था, यहाँ देखो, जब आप उन किसानों को लैंड ओनर बना दे रहे हो, अगेन जब रिवोल्ट होगा 1857 का, है ना, तो जनरली इस तरह के जो लोग होंगे वो आपको नहीं दिखेंगे, ठीक। आप 1857 वाले में जब मद्रास के किसान नहीं दिखेंगे आपको, क्यों? क्योंकि उनको लैंड ओनर बना दिया, वो बहुत खुश कि भाई हम किराएदार थे, क्या से मुझे मकान मालिक बना दिया, मैं क्यों उस मालिक के अगेंस्ट जाऊंगा, इट्स ऑब्वियस, ठीक है। तो ये लोग भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे 1857 वाले रिवोल्ट में। तो देखो ये लोग क्या कर रहे हैं, अपने लिए एक लॉयल क्लास तैयार कर रहे हैं। तो ऐसे बोल सकते हो, दे आर द लॉयल क्लास टू ईआईसी। हर जगह से अलग अलग तरीके से अपने लिए लॉयल क्लास तैयार की जा रही है कि ये कभी दिक्कत आए तो ये लोग हमारे अगेंस्ट ना खड़े हों। अब देखो आप, अनदर थिंग इज, एक बात मैंने बोली थी, ही इज स्कॉटिश। अब उसका नतीजा ये है कि जैसे वाज परमानेंट सेटलमेंट कॉर्नवालिस, ही वाज ब्रिटिश। अब ब्रिटेन में क्या है, बड़े जमींदार का बोलबाला है ना, कि बिग जमींदार आर देयर। स्कॉटलैंड के पास या स्कॉटिश जमींदार के पास उतनी ज़मीन नहीं है, यहाँ पे छोटी ज़मीन वालों का को हीरो माना जाता है। ब्रिटेन में बड़ी ज़मीन वालों को हीरो माना जाता है, स्कॉटलैंड या स्कॉटिश पर्सन के लिए एक छोटी ज़मीन वाला, क्योंकि ज़मीन ज़्यादा नहीं है तो सबके पास स्मॉल लैंड्स हैं, वो उनको हीरो मानते हैं। यहाँ पे कम ज़मीनें या सबसे निचला तबका कौन सा है, दिन रियोट्स का, तो ये कहीं ना कहीं उसकी आइडियोलॉजी भी है, जिनके पास कम ज़मीनें हैं उनको हीरे बनाए। तो कह सकते हो कि इन रोड्स को लैंड ओनर बनाने का एक रीज़न ये भी है, बिकॉज थॉमस मुनरो इज स्कॉटिश एंड इन स्कॉटलैंड द स्मॉल लैंड ओनर्स आर द हीरोज और द स्मॉल जमींदार्स आर द हीरोज। तो एक और रीज़न आप कह सकते हो इसकी मेंटेलिटी का, कि इसको पहले से यही पता है कि जो छोटे ज़मीन वाले हैं वो हैं एक्चुअल हीरोज, जो बड़े वाले हैं वो तो करप्ट हैं, ठीक है ना। तो एक उसकी स्कॉटिश मेंटेलिटी की वजह से भी ही इज़ गिविंग देम द लैंड्स, फर्क पड़ता है ये चीज़ों का। तो जो स्मॉल लैंड ओनर्स हैं, इनको स्कॉटलैंड में बोला जाता है योमैन फार्मर्स, हनी सिंह वाला योमैन फार्मर्स, YEOMAN FARMERS, योमैन फार्मर्स। द स्मॉल जमींदार से या छोटे किसान या जो भी बोलो आप, दे आर नोन एज योमैन फार्मर्स।
तो ये इस मेंटेलिटी का है, ह्यूमन फार्मर्स वाला। एक लाइन इसके आगे ऐसे नोट करके लिख लो, लेटर इन बॉम्बे, लेटर इन बॉम्बे ठीक है, लेटर इन बॉम्बे द सेम concept of रेवतवाड़ी बाय एल्फिंस्टन। क्या दिक्कत है भाई तुम्हें? सही है, ठीक है। हाँ, एल्फिंस्टन, ELPHINSTONE, एंड द ईयर इज, ईयर देख ही लेता हूँ, आई हैव द ईयर, रेवतवाड़ी इन बॉम्बे 1835। इसके फीचर्स लिखो आप, एक एक पॉइंट लिखते जाओ बस। फीचर्स हेडिंग डालो रेतवाड़ी के, क्योंकि ये पहले लिख लिया, दोबारा लिखना चाहो तो लिख लो आप फीचर में कि रेयोत्स आर द लैंड ओनर्स, मतलब ऐसे करके लिखते जाओ कि लैंड ओनर इज इक्वल टू रेयोत्स। दोबारा नहीं लिखना है तो फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो आप, इंटरफेस इज इक्वल टू रेयोत्स, लैंड ओनर इज इक्वल टू रेयोत्स, ठीक। सेकेंड पॉइंट, इंटरफेस इज इक्वल टू रेयोत्स। व्हाट इज इंटरफेस? ठीक है ना, कि हु इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, रेयोत्स, एस, ओके। देन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इज इक्वल टू लैंड कलेक्टर्स, सॉरी लैंड रेवेन्यू कलेक्टर्स। मतलब देखो, पहला फीचर्स में पहला पॉइंट, लैंड ओनर इज इक्वल टू रेयोत, जो रेयोत होगा वो लैंड ओनर होगा। इंटरफेस इज इक्वल टू, इंटरफेस टू द गवर्नमेंट ऐसे बोलो, इज इक्वल टू रेयोत्स। कौन टैक्स पे करेगा? रेयोत्स पे करेंगे, ठीक। गवर्नमेंट ऑफिशियल इज इक्वल टू टैक्स कलेक्टर, यहाँ पे एक गवर्नमेंट ऑफिशियल अपॉइंट होगा जो कि टैक्स को कलेक्ट करेगा, कोई भी बिचौलिए नहीं होंगे। लाइक यू आर अपॉइंटेड एज IRS ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफिशियल इज इक्वल टू टैक्स कलेक्टर, तो यहाँ पे एक गवर्नमेंट ऑफिशियल होगा जो कि टैक्स को कलेक्ट करेगा ऑन सैलरी बेसिस, की देर इज नो परसेंटेज बेसिस। आपको 100 रुपये सैलरी मिलेगी, इस पूरे एरिया का आपको टैक्स कलेक्ट करके लाना है, ठीक है ना, लाइक IRS ऑफिसर टुडे। समझ आया? ओके, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, लैंड रेवेन्यू इन परसेंटेज, एक सर्टेन परसेंटेज डिसाइड होगा, ठीक। लैंड रेवेन्यू इन परसेंटेज एंड कैन बी रिवाइज्ड पीरियोडिकली। परमानेंट सेटल में देर इज नो रिवीजन ऑफ द लैंड रेवेन्यू। यहाँ पे व्हाट इज द डिफरेंस? अगेन देर इज अ डिफरेंस, यहाँ पे रिवाइज होगा, ठीक है। लैंड रेवेन्यू इन परसेंटेज, जैसे फॉर एग्जांपल 100 रुपये कमा रहे हो, 50% ऑफ द लैंड रेवेन्यू, 60% ऑफ द लैंड रेवेन्यू, डिपेंड्स की, है ना। लैंड रेवेन्यू इन द परसेंटेज एंड कैन बी रिवाइज्ड पीरियोडिकली, देर इज अ सर्टेन टाइम जब भी रिवाइज होगा। अब सोच के देखो कि क्या, जैसे मैं बोल दूं कि इस पूरे क्लास के लिए, इफ यू गाइज आर फार्मर, सबके लिए 30% लैंड रेवेन्यू, तो क्या ये फेयर होगा? क्यों? देयर इज अनदर थिंग ना, सबके पास अलग अलग लैंड है। एक पर्सन जो सिर्फ 100 रुपये कमा रहा है उसके लिए 30 रुपये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। एक पर्सन जो 1000 रुपये कमा रहा है उसके लिए शायद 30% बहुत ज़्यादा बड़ी बात ना हो। एक के पास 70 बच रहा है, एक के पास 700 बच रहा है, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। समझ आ रहा है ना? तो ये अकॉर्डिंग टू द सर्वे होता था, कि एक पर्टिकुलर गांव का सर्वे होता था, तो उस गांव का एक एवरेज निकाल के परसेंटेज फिक्स हो जाता था कि भाई यहाँ के लोगों के पास इतनी ज़मीनें एवरेज के हिसाब से नहीं, तो इतना परसेंट तुम पे करना। तो किसी को फ़ायदा हो जाता था, किसी को नुकसान हो जाता था। जैसे इस क्लास का एवरेज वेट निकाला जाए तो जिन लोगों का वेट 50 के आसपास होगा वो शायद 60 पे पहुंच जाए, विच इज़ अनफेयर। होगा ना कि भाई मेरा वेट 85, कोई और होगा आकाश 70 किलो 80 किलो नहीं, 170 नहीं। कितना है आकाश? 85 ना, तो सोचो दो ही लोग का मिलके 170 हो गया, एवरेज निकलेगा तो 85 आ जाएगा। तो दिस इज द थिंग, है ना। तो परसेंटेज बेसिस पे था। एग्जाम्पल लिख लो, मतलब एग्जैक्ट मुझे बुक में शायद ये एग्जाम्पल दिखा था इसलिए मैंने इसको लिख लिया, हालांकि ये कहीं डिफाइंड नहीं कि यही था। एग्जाम्पल इज, इट वॉज आई थिंक 66%, ओके, फॉर 30 years।
30 सालों के लिए अगले 66% ऑफ द प्रोडक्शन यू विल बी गिविंग मी। 30 साल बाद क्या होगा, ये चीज रिवाइज्ड चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो आगे से जब भी किसी टेन्योर की बात होगी, पीरियोडिकली बात होगी, तो 30 साल का ही कंसेप्ट रहेगा, क्योंकि अभी तक आगे जितने भी हम कंसेप्ट पढ़ेंगे महालवाड़ी तक भी इवन 30 साल ही रहेगा। फिर अगर टाइम चेंज होगा तो फिर उसको डिस्कस करेंगे। एंड देन अगेन सपोज इफ देर इज नो पेमेंट, नेक्स्ट पॉइंट इज इफ टैक्स इज नॉट पेड, उसके बाद ऐसे तीर मारो आप, उसके बाद आपको पता है क्या होना है। टैक्स इज नॉट पेड ऑन टाइम, तो व्हाट्स गोइंग टू हैपन, पता ही है आपको क्या होगा, इट विल लैंड विल बी ऑक्शन्ड, है ना, बाय गवर्नमेंट। सनसेट लो, टाइम, अच्छा टैक्स, बिल्कुल रख लेते थे। मतलब देखो आप, अच्छा यहाँ पे परसेंटेज क्यों डिसाइड किया गया, एक तो बात समझो आप, क्योंकि वहां पे प्रोडक्शन ज़्यादा था प्लस लॉयल क्लास खुद के लिए करनी थी, तो चलो वहां पे एक साल मैंने, अच्छा देखो टैक्स हाई करने का एक रीज़न ये भी था ना कि अगले कई जनरेशन तक वो बढ़ने वाला नहीं था। मान लो अगर 1 लाख रुपए की प्रोडक्शन हुई और मान लो 90,000 99,000 मैंने टैक्स ले लिया, अब ये 99,000 अगले कुछ सालों तक भी रिलेवेंट रहेगा। सोच के देखो, जैसे 1,000 रुपए की वैल्यू अगले 2 4 6 सालों में इतनी नहीं कम हो जाएगी कि बिल्कुल वैल्यू ही ना रहे। किसी चीज़ पे अगर आप 30-40 हज़ार रुपये टैक्स दे रहे हो और ये रहता अगले 4-5 सालों तक, वैल्यू विल बी स्टिल द इट्स वैल्यूएबल ना। इसीलिए टैक्स को इतना हाई रखा गया कि अगले कुछ सालों तक, इवन दशकों तक जो है ये रेलिवेंट रहे, है ना। तो दिस वॉज द रीजन। यहाँ पे क्या सीन है देखो, 66% क्यों कर रहा है, क्योंकि देर इज अ शॉर्ट फॉल इन द रेवेन्यू, मद्रास से ज़्यादा रेवेन्यू नहीं आ रहा है, इसीलिए देर इज अ सर्टन थिंग कि यहाँ पे कुछ भी फिक्स मत करो, रिवाइज होने का चांस छोड़ दो। खैर, if there is no payment of the tax, it will lead to the land will be auctioned by the government। यहाँ पे सरकार आएगी, ठीक है, यहाँ पे कोई और नहीं, यहाँ पे खुद EIC आएगा, बोलेगा कि चलो बेटा लैंड ऑक्शन हो जाएगा तुम्हारा, ठीक। इसका इम्पैक्ट देखो आप क्या रहा, इम्पैक्ट हेडिंग डालो, 1-2 पॉइंट्स लिख लो आप। पहले इम्पैक्ट का रीजन क्या था, देयर वॉज इम्प्रॉपर, और मतलब इम्प्रॉपर ऐसे लिखो आप, इम्प्रॉपर प्लस नॉट डिटेल्ड सर्वे। जो सर्वे किया गया, जैसे 66% किस हिसाब से डिसाइड हुआ, एक सर्वे करके मैंने बोला, और वो सर्वे प्रॉपर नहीं था, इसीलिए 66% क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। अगर सर्वे प्रॉपरली होता तो शायद वो 30-40% तक बनना चाहिए था, लेकिन बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर और नॉट डिटेल्ड सर्वे, ठीक है, ऐसे बोलो कि अनजस्ट लैंड रेवेन्यू डिमांड। अनजस्ट का मतलब क्या होता है, शाश्वत, नाजायज, ठीक है। तो क्योंकि इम्प्रॉपर सर्वे हुआ या डिटेल्ड सर्वे नहीं हुआ, जिसकी वजह से जो डिमांड थी लैंड रेवेन्यू की वो जायज़ नहीं थी। और अगर कोई चीज़ जायज़ नहीं है उससे क्या होगा, देखो इसके 2 आउटकम्स हुए। पहला आउटकम वाज लॉस ऑफ द लैंड टू गवर्नमेंट इफ अनेबल टू पे, यही तो होगा। अगर इफ़ यू आर नॉट पेइंग 66% तो सरकार को ज़मीन चली जाएगी, अब वो सरकार उसको ऑक्शन करके किसी और को बेच दे, दैट इज डिफरेंट थिंग। तो पहला आउटकम क्या हुआ, लॉस ऑफ द लैंड टू गवर्नमेंट, लॉस ऑफ द लैंड टू द गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट उसको चाहे जो करे आगे चल के, ठीक है। सेकेंड थिंग इज इन डेप्टनेस ऑफ लेंडर्स, डेप्टनेस ऑफ लेंडर्स, इन डेप्टनेस ऑफ लेंडर्स। और कौन, रेओट्स, फॉर एग्जाम्पल 66% रेवेन्यू मुझे पे करना है और लैंड भी बचाना है। मान लो प्रोडक्शन नहीं भी हुई तो मैंने क्या किया, क्योंकि आई एम द लैंड ओनर, लीगल लैंड ओनर, आई कैन मोर्टगेज दैट लैंड, तो मैंने उधार ले लिया लाला से। अब लाला ने कंडीशंस लगा दी बहुत सारी, तो मैं क्या चला गया, 30 लाख का तो इन्वेस्टमेंट था, 36 लाख का घाटा हो गया, है ना। तो जितने की लैंड नहीं थी उससे ज़्यादा तो मुझ पे कर्जा हो गया, तो अगर मैं वो लैंड दे भी दूँ तो भी मैं उसको कर्ज चुका नहीं सकता। तो एक आउटकम ये भी रहा, ठीक है, कि डेटनेस ऑफ लेंडर्स।
और अगेन इट विल लीड टू कि इफ़ यू आर अनेबल टू पे दैट डेप्ट, दैट लैंड विल गो टू द वेदर द मर्चेंट्स वेदर द लेंडर्स, जो भी हो, इनडायरेक्टली उनके पास जाना लैंड। तो लॉस ऑफ लैंड दोनों केस में होने वाला है, यहाँ भी होगा। ज़मीन तो तुम्हारी रख ही लेगा, हो सकता है घर वर भी चला जाए, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, होगा ना। 30 लाख का इन्वेस्टमेंट था, 36 लाख का घाटा हो गया, 6 लाख और कहाँ से दोगे, घर वर बेचना पड़ेगा। तो यहाँ पे अच्छा मतलब लिख लो आप, लॉस ऑफ द लैंड टू मनी लेंडर्स। अब ये मनी लेंडर कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, जिसकी नज़र थी आपकी ज़मीन पे, मौका खोज रहा था, आपने उधार मांग लिया, उसने बोला लो यही तो चाहिए था मुझे। कुछ और मतलब ये 2 पॉइंट्स और लिख लो, फिर रुकते हैं उसके बाद। लॉस ऑफ द लैंड फॉर द पॉलीगार्स, जिसकी वजह से पॉलीगार्स अगेंस्ट हो जाएंगे, उनसे ज़मीन ले ली ना आपने, ज़मीन लेकर के रियोट्स को दे दी, टेक्निकली रियोट्स से भी ज़मीन चली जाएगी। लॉस ऑफ द लैंड फॉर पॉलीगार्स, ये भी तो एक इम्पैक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरमीडियरीज अगेन इमर्ज्ड। आप यहाँ से इंटरमीडियरीज को हटा रहे हो, लेकिन इंटरमीडियरीज फिर से हो रहे हैं, कैसे देखो बताता हूँ आपको। इंटरमीडियरीज अगेन इमर्ज्ड इन फॉर्म ऑफ, इंटरमीडियरीज अगेन इमर्ज्ड इन फॉर्म ऑफ मिरासीदार्स। ये कौन लोग हैं बताता हूँ, बट फिलहाल के लिए लिख लो आप, इन फॉर्म ऑफ मिरासीदार्स, मिरासीदार्स बिकमिंग बिग लैंड ओनर्स, बिग लैंड ओनर। ये मिरासीदार कौन सा बताता हूँ, मिरासीदार जो है धीरे धीरे बड़े लैंड ओनर्स बनने लग गए, जैसे पुराने टाइम पे इंटरमीडिएट जमींदार होते थे, ठीक है। अब देखो मिरासीदार कौन होते हैं, दिस इज द लास्ट थिंग, उसके बाद फिर रुकेंगे, ठीक है, पक्का ये आखिरी। मिरासीदार, तो सबसे पहले दे आर द, यू कैन से स्मॉल फार्मर्स। स्मॉल फार्मर मतलब 6-7 साल के किसान छोटे किसान, छोटे जमीन के टुकड़े होते थे, लेकिन तो दे आर द स्मॉल फार्मर्स प्लस दे आर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। ये ईआईसी में नौकरी करने वाले लोग होते थे, ठीक। ईआईसी में नौकरी करने का फायदा क्या होता था, इनके पास होती थी पुलिस पावर्स प्लस जुडिशियल पावर प्लस रेवेन्यू, रेवेन्यू पावर्स। अब किसी के पास इतनी पावर्स अगर होंगी तो फिर वो क्या करेगा सोचो, ठीक है। इनके पास इतनी पावर्स होती थी, अब होता क्या था, मान लो किसी रियोत की ज़मीन बिक रही है, बिकॉज यू आर अ गवर्नमेंट ऑफिशियल, आपके पास पैसा ऑलरेडी है, आपने उस ज़मीन को खरीद लिया, दूसरे की बिक रही थी उसको भी खरीद लिया, तीसरे की बिक रही उसको, धीरे धीरे आप क्या बनते जा रहे हो, बिग लैंड ओनर। और बिग लैंड ओनर क्यों बनते जा रहे हो, क्योंकि पुलिस नहीं ज़बरदस्ती भी खरीद लिया, कभी उसको उल्लू बना के जुडिशियल तरीके से खरीद लिया, रेवेन्यू वसूलने के नाम पे खरीद लिया, मतलब किसी भी तरीके से। तो दीज आर द मिरासीदार, एंड मिरासीदार आर इमर्जिंग एज अ इंटरमीडियरी। एक तरफ से इंटरमीडियरी को खत्म कर रहे हो, इधर से एक नया इंटरमीडियरी पैदा हो रहा है। और दे आर द रियल ऑपरेशंस, मतलब कि जो सही मायने में किसानों को ऑपरेस करने वाले लोग थे, दे आर द वंस। इसीलिए आएगा मद्रास टॉर्चर कमीशन इन 1858, मतलब इनके इतना बढ़ जाएगा ये ऑपरेशन कि देयर विल बी द मद्रास टॉर्चर कमीशन इन 1855। खैर ठीक है, यहाँ तक रुकते हैं, नेक्स्ट करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तो बच गया महालवाड़ी एंड देन रेवतवाड़ी इन बॉम्बे। फिर हम जरा देखेंगे कि व्हाट इज रेगुलेटिंग एक्ट एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। सो दैट्स इट। ठीक है, ऑनलाइन वालों आप भी जा सकते हो।